Hello everyone. So let's get started with our today's project session जो कि है मल्टी मॉडल हेट स्पीच डिटेक्शन। ये मल्टी मॉडल क्या होता है? यूनी मॉडल तो सुना है, दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड कि आप के पास डेटा है जो कि आइदर टेक्स्ट में है या इमेज में है। आप उस डेटा को प्री प्रोसेस करके पूरा रिफाइन करके क्लीन करके मॉडल के अंदर देते हो। यू सबमिट दैट थिंग इनटू योर रिस्पेक्टिव मॉडल वट एवर यू आर यूजिंग फॉर योर स्पेसिफिक टास्क एंड देन यू परफॉर्म द प्रिडिक्शन। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से एसोसिएटेड मॉडल्स यूज होते हैं। इमेज है तो इमेज से एसोसिएटेड मॉडल्स यूज होते हैं। लेकिन ये मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर बनाने की आप बात कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, व्हाट डज दिस मीन? तो पहले मैं मल्टी मॉडल डेटा समझ लेता हूं ये क्या होता है, फिर मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर के बारे में बात करूंगा। ओके, तो क्या हुआ कि आई गॉट दिस डेटा फ्रॉम केगल, मुझे मिला, लिंक भी शेयर करूंगा मैं आपको। तो और एक डेटा एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। तो क्या हुआ कि इस डेटा में आई गॉट टेक्स्ट ऑल्सो एंड इमेजेस ऑल्सो। टाइटल है हेट स्पीच, और अभी तो ये मतलब ऐसा है कि चल ही रहा है, इलेक्शंस चल रहे हैं ना अभी। ठीक, हेट स्पीच इज समथिंग जो है वो एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी अभी इस करंट ट्रेंड में। ओके, तो या हेट स्पीच टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, ट्विटर पर, सोशल मीडिया वेबसाइट पर लोग ट्वीट कर रहे हों, या क्या होता है कि इमेजेस भी ऐसी बनी हों, ये भी खूब चल रहा है सोशल मीडिया पर। ठीक, दैट मीन्स वी आर कन्वेइंग अ मैसेज विच इज हेटफुल टू some person, some community, some society, some country, whatever, जो भी हो। तो हेट एंड ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब है कि आप कुछ इलीगल एक्ट उनके ऊपर करने की भी बात कर रहे हो, ऑफेंस। और ये रिसर्च का जो है टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, अपने व्यू या ओपिनियन या थॉट्स शेयर करते हैं। ठीक है, एंड इट वी आर यहाँ तो है नहीं क्योंकि कि आपको अच्छा ही अच्छा लिखना है। ओपिनियन या व्यूज किसी के भी जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग सेंटीमेंट के व्यूज हो सकते हैं। फाइन, तो ऐसी स्थिति में हेट या वो कंटेंट, ऑफेंसिव जो भी आप कहें, उसको इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, ये सोशल मीडिया जो कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप जो है इस पर ध्यान दें, इस टाइप के कंटेंट को नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक, तो मल्टी मॉडल डेटा वही डेटा है जिसमें मेरे पास कई टाइप, okay, multiple modes of information are present. That means it may be present in the form of a text, it may be present in the form of a image, it may be a video, it may be an audio, so mix up है ये पूरा। तो एक ऐसा डेटा जिसमें ये सारी चीजें होंगी वो मल्टी मॉडल होगा। अभी तक क्या हो रहा है, आप लोग ने भी प्रोजेक्ट करा होगा, और जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो आप टेक्स्ट लेकर चले हो तो उसमें फेक न्यूज़ क्लासिफिकेशन, हेट एंड ऑफेंसिव स्पीच क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल मोड ऑफ डेटा, ये काम हो चुका है। ओके, नाउ द थिंग इज कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई लिख भी रहा है और इमेज भी पोस्ट कर रहा है, दोनों ही है कंटेंट? क्या आपके पास ऐसा मॉडल है जो कि डिटेक्ट कर ले, क्लासिफाई कर दे कि ये हेट था या ऑफेंसिव था या न्यूट्रल था? नन ऑफ दम। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट में यही एम, यही गोल लेकर हम ट्राई करेंगे, मॉडल्स को यूज करेंगे
इमेज को इंटरप्रेट करेंगे, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। फाइन। तो एनालिसिस करना इस टाइप की डेटा को वो चैलेंजिंग है। ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी बिकॉज यू आर हैविंग टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। सिंगल फॉर्म होता तो नॉट समथिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के डेटा उसको इंटरप्रेट करना ये थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो रिसर्चर्स जो हैं who are working in computer vision also, in natural language processing also, ठीक है, इनमें काम कर रहे हैं, तो दे हैव टू वर्क अपॉन such kind of data, multimodal data, ठीक। एंड इट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन वेरियस एप्लीकेशंस, ओके, फॉर द मल्टीमोडल एनालिसिस। खास करके अभी मेरा एप्लीकेशन हेट स्पीच डिटेक्शन का है, तो उसी के रेफरेंस में मैं एक आर्किटेक्चर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता हूँ जो कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस मोडालिटीज, यानी कि चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, चाहे वो इमेज के फॉर्मेट में हो, यदि रिसीव करे तो वो क्या कर सकता है, इट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बेस्ड अपॉन दैट, जो कि मेरा अभी हेट स्पीच को क्लासिफाई करने का है, ठीक। These architectures should be designed to leverage the complementary nature of different modalities to increase the performance and provide much more research, means richer insights to use a single modality alone। सिर्फ एक को यूज करने की बजाय अलग अलग भी यदि आप करें तो such kind of models will give you the better या enhanced performance। ऐसा हमारा उद्देश्य है, ऐसा गोल है हमारा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे ऊपर ही कहा, मोडालिटी फ्यूजन ये आर्किटेक्चर बनेगा, और इस आर्किटेक्चर के अंदर आप क्या करेंगे, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट के फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, इमेज होगा तो इमेज के फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको फ्यूज करेंगे, फ्यूजन करेंगे, उनको मिक्सअप करेंगे आप, ठीक है, एंड देन फिर अपने मॉडल के अंदर देंगे ट्रेन होने के लिए, ओके। फीचर एक्सट्रैक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो जैसे हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो टेक्स्ट में हम एल एस टी एम, बाई एल एस टी एम, इन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। इमेजेस की बात कर रहे हैं तो हम सी एन एन का यूज़ करेंगे, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम क्या कर सकें, आपका जो है फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। मॉडल का आर्किटेक्चर हम बनाएंगे, ठीक है, कंबाइंड आर्किटेक्चर बनेगा ये, ओके। और बाद में फ्यूजन कर लिया जाएगा, ठीक है, वेयर द इनपुट डेटा फ्रॉम डिफरेंट मोडालिटीज आर कंबाइंड इन द इनपुट लेयर। ये होगा, मैं टेक्स्ट लूंगा, मैं इमेज लूंगा, दोनों लूंगा, बाद में इनको क्लब कर दूंगा, ठीक। इस टाइप का आर्किटेक्चर यहाँ पर बनेगा। फिलहाल अटेंशन मैकेनिज्म या टास्क स्पेसिफिक एडाप्टेशन तो नहीं कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि अटेंशन मैकेनिज्म ये आपने सुना है आपके एलएलएम्स के अंदर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर, वेयर वी डू यूज अटेंशन मैकेनिज्म फॉर डायनामिकली वेटेड द contribution of different modalities based upon relevance of the task at a hand, ठीक है। तो अटेंशन मैकेनिज्म जैसे एलएलएम्स की बात करें, वो ये ध्यान देता है कि कौन सा वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है, ओके, मेरे सेंटेंस के अंदर, ओके, तो उसी के पर्सपेक्टिव में वो कंटेंट जनरेट करके देता है, ठीक है। सो अटेंशन मैकेनिज्म इज वन ऑफ द योर एलएलएम्स। फाइन। सो राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर स्टफ फॉर द अटेंशन। यस मिस्टर सुनील, आस्क द क्वेश्चन, if you are having any doubt you can. Hi. Are we trying to build that model to check all these Yes, like we are doing that. in the real time? Yes, No. we are having a model, we will develop a model, I will show you the complete code, I will explain that, okay, that's what we are Okay. going to do। यही है, तो प्रैक्टिकल है पूरा, ओके। सो आई विल बी शोइंग यू द कोड, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कोड। फाइन। अभी मैं जो बेसिक्स है Okay. अपने प्रोजेक्ट का वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि क्या है, इसकी थीम क्या है, ओके। सो क्या हुआ कि अटेंशन मैकेनिज्म एलएलएम्स के अंदर यूज होता है। फिलहाल अपन एलएलएम्स या अटेंशन मैकेनिज्म की कोई बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और टास्क स्पेसिफिक एडाप्टेशन बोलें तो मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर आर अडाप्टेड टू स्पेसिफिक टास्क। तो मेरा तो टास्क है हेड स्पीच डिटेक्शन वाला, वो मैं परफॉर्म करूंगा, ओके, ठीक। अब हेट स्पीच डिटेक्शन का मैं पहले आपको डेटा सेट बता देता हूँ, ओके। लेट मी शो यू द डेटा सेट ऑफ इट दैट्स प्रेजेंट ऑन Kaggle, okay। Now I'm sharing my entire screen and you can see the data set,
Okay, here is the data set for the hate speech detection. Okay, फाइन. तो ये जो डेटा है, the purpose is to train and evaluate machine learning models for identification of various forms of hate images on social media platforms. यहाँ पर लेबल्ड इमेजेस हैं आपके पास, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो हैविंग द CSV फाइल्स, ठीक है, ट्रेनिंग है, टेस्टिंग है, वैलिडेशन, यू आर हैविंग ऑल दिस CSV फाइल्स अवेलेबल, ठीक है, और इन CSV फाइल्स के अंदर आपके पास इमेज का नेम, ठीक है, ये है, सेंटेंस है जो कि टेक्स्ट इमेज में लिखा गया है वो, एंड देन यू आर हैविंग अ लेबल कि वो ऑफेंसिव है या नॉन ऑफेंसिव है. सो यू आर हैविंग अ फाइल, टेक्स्ट फाइल यानी CSV वाली जो फाइल है आपके पास अवेलेबल है, प्लस उससे रिलेटेड इमेज भी अवेलेबल है. ओके, दैट इज अ मेमे जो बनाते हैं लोग, ठीक है, दैट्स ऑल यू आर अवेलेबल विद. ऑल राइट, एंड हमें यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने खुद से लिखा है पोटेंशियल यूजेस कि आप CNN यूज कर लीजिए, मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर बना लीजिए, तो हाँ वही हम बनाएंगे. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. ठीक है, इस सिनेरियो में क्या हो सकता है वही हम करना चाह रहे हैं. ठीक, तो ऐसा कुछ है आपके पास डेटा सेट के अंदर. लेबल्ड इमेजेस हैं एंड स्प्लिट डेटा सेट है. ये आपकी लेबल्ड इमेजेस हैं, ये देखिए, ठीक है, दीज आर द इमेजेस विच आर अवेलेबल इन द डेटा सेट, और इसमें टेक्स्ट लिखा गया है, और जो टेक्स्ट लिखा गया है वो मुझे CSV फाइल के अंदर क्या करके दिया है, कन्वर्ट करके दिया गया है, और उसके साथ में ये मेंशन कर दिया गया है कि ये इमेज, व्हाट इज द इमेज जिसका ये टेक्स्ट है. मैं बताऊंगा अभी आपको CSV फाइल भी. ओके, सो दीज आर ऑल द इमेजेस. ओके, काफ़ी जो है इमेजेस, ज़्यादा बड़ा तो डेटा नहीं है, यहाँ पर 445 करके कुछ इतना ही शेप है, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है. ऑल राइट, तो whatever is available with us right now, we are going to work over this data set, and we'll apply our algorithms, we will apply our techniques over this thing. And similar जो है पर्सपेक्टिव, आपके पास यदि खुद का कोई डेटा हो जो आप यदि रिसर्च कर रहे हो इन टॉपिक्स पर, तो आप अप्लाई कर सकते हो. यू गॉट अ चांस टू लर्न फ्रॉम हियर एंड अप्लाई एट योर रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स. ठीक, तो ये मेरा इमेजेस का डेटा है. देन साथ में मेरे पास जो है, in after this labeled images, I am having, okay, I am having split data set. तो स्प्लिट डेटा सेट में ये CSV फाइल है, जैसे ट्रेनिंग वाली फाइल है, इसमें ये मेंशन है कि व्हाट इमेज आई एम हैविंग, और उस पर क्या कंटेंट लिखा गया है, और उसको टैग भी किया गया है, यानी लेबल किया गया है. ओके, दैट्स व्हाट आई एम हैविंग. फाइन. तो इन जनरल अभी तक क्या हुआ करता था कि हमारे पास CSV फाइल हुआ करती थी जिसमें टेक्स्ट मेंशन हुआ करता था और लेबल मेंशन हुआ करता था, और अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि सर आप हेट स्पीच का क्लासिफिकेशन करके दे दो, तो मशीन लर्निंग मॉडल यूज करे हैं, डीप लर्निंग मॉडल यूज करे हैं, काफी कुछ करा है ऐसा हमने. तो अभी ये सेचुरेशन पे चला गया, और हम चाहें तो ये डेटा को फाइन ट्यून करने के लिए LLMs पर भी दे सकते हैं, वो भी पॉसिबल है. ठीक है, ऑल राइट, होते आ रहा है ये काम. अब करंट सिनेरियो में मेरे पास इमेज है और फिर ये टेक्स्ट भी है, दोनों चीजें हैं. ऑल राइट, कैसे क्या इसको सॉल्व करेंगे ये अब हमको देखना है. ठीक, सो ये मेरे पास डेटा है. ऑल राइट, दैट्स व्हाट आई वाज शोइंग. मैं लिंक शेयर करूंगा आपको डेटा की, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें. ओके, सो द हेट स्पीच डेटा इज अ मल्टी मॉडल डेटा. पर्पस इसका यही है टू ट्रेन एंड evaluate मशीन लर्निंग मॉडल्स टू आइडेंटिफाई वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेट स्पीच प्रेजेंट इन द इमेज ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, आपके पास डायरेक्टरी है जिसमें इमेजेस हैं, लेबल्ड इमेजेस हैं, ठीक है, कि वो उसमें हेट स्पीच है या नहीं है. ठीक, CSV फाइलें हैं. ओके, ट्रेनिंग की है, टेस्टिंग की है, वैलिडेशन की है ये फाइलें. ओके, जो CSV फाइलें उनमें इमेज का नाम है. Okay, so whatever be the images you are available in the directory, that extension I will be available here in the name, and label होगा उसके सामने, तो ये क्लियरली पता चल जाएगा कि this image is of hate और offensive और none of them, जो भी है.
तो अभी मेरे पास जो है ऑफेंसिव एंड नॉन ऑफेंसिव दो कैटेगरी है। लेबल में मेरे पास जो टारगेट है मेरा वो ये है, ऑफेंसिव एंड नॉन ऑफेंसिव, दिस इज माई टारगेट। ओके, तो मैंने आपको अभी डेटा दिखा दिया, इमेज का नाम, सेंटेंस और लेबल, ये तीन चीजें आपको मिलेगी। ओके फाइन, तो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द डीप लर्निंग अल्गोरिदम्स, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम क्या स्कोर यहाँ पर गेन कर पाते हैं, क्या आर्किटेक्चर बनाते हैं, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव हियर। हेट एंड ऑफेंसिव स्पीच की बात करें, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा, currently election time is going on and definitely each and every candidates of the different parties are just you know बोल रहे हैं वो एक दूसरे के बारे में, तो उसमें भी हेट स्पीच, ऑफेंसिव स्पीच आती है, ठीक है। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू इंटीमेट और हार्म द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे जेंडर हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब किसी के भी बारे में बुरा बोलना, ठीक है, दैट्स अ हेट स्पीच। ओके फाइन, ऑफेंसिव स्पीच का मतलब यह है जस्ट ट्राइंग टू यूज अ रफ लैंग्वेज या ऐसा बिहेवियर शो करना विच मे कॉज डेंजर टू अदर्स, दैट इज ऑफेंसिव। ओके, ये इसमें इंसल्ट भी हो सकती है, ठीक है, इट में कॉज, जैसे मैंने कहा, वल्गर लैंग्वेज का यूज करना, किसी को भी अब्यूज करना, ठीक है, वो आपकी ऑफेंसिव स्पीच के अंदर आता है। फाइन, तो अब आप जानते हो कि वर्ल्ड अभी ऐसी सिचुएशन में चल रहा है, कहीं क्या लड़ाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली तो चल ही रहा है, ठीक है, और सब अपने अपने व्यूज एंड ओपिनियन सोशल मीडिया पर देते हैं, फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, टेक्स्ट शेयर करते हैं, कोई किसी के बारे में बोल रहा, कोई, तो ये तो चलते ही आ रहा है। भले ही अब ये लोग कहें कि सर ये टॉपिक तो पुराना था, तो होने दो पुराना, लेकिन मुझे कंटेंट और डेटा तो नया मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे जो इससे रिलेटेड जो हम कहें, जैसे मैंने कहा अभी इलेक्शन से, तो वो एक थीम हो गई, उसमें लोग क्या कह रहे हैं, कई वार चल रही है, तो उससे उसमें क्या लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूसली मुझे एक नया डेटा अपडेटेड मिलते जा रहा है, एंड आई वांट टू स्टॉप इट, जो कि कर नहीं पा रहे हैं। आपने क्या, आपको खुद जानते हैं, आप तो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, क्या ये जो भी मैंने बोला अभी बताया, क्या वो बंद हो गया सोशल मीडिया पर? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो रोज देखता हूं इस प्रकार के कंटेंट को कि चल रहे हैं अभी भी, लेकिन गवर्नमेंट और ये प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं कि नहीं रोको, कैसे रोकोगे आप? वही तो हम चाह रहे हैं, ये इन 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 प्रोजेक्ट्स का हमारा उद्देश्य ये कि स्टॉप इट, ठीक, तो ये इस तरीके से स्पीचेस वगैरह होती हैं, ठीक। डेटा मैंने आपको बता दिया, आई होप कोई डाउट होगा नहीं आपको, ठीक। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन कि क्या जो है नया जो है मैं पेज पर बता रहा हूँ, यू आर अवेलेबल विद द डेटा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है, ये फाइल है जिसमें आपके पास इमेज है डॉट png करके कुछ भी नाम है, यू आर हैविंग द टेक्स्ट एसोसिएटेड विद इट, उसमें क्या लिखा है तो टेक्स्ट है, और लेबल है कि वो ऑफेंसिव है या ऑफेंसिव नहीं है, दैट्स व्हाट यू हैव टू ट्रेन द मॉडल टू क्लासीफाई। ओके, ये करना पड़ेगा। अब आप अप्रोच कैसे करोगे ऐसी प्रॉब्लम को? आपके पास इमेजेस हैं, आपके पास टेक्स्ट है, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच इट? देखिए, जहां तक मैंने अपना जो कोड बनाया है, मेरा अप्रोच ये रहा कि जो काम मैं इंडिविजुअली करता था वो अभी भी करूंगा, बाद में क्लब कर दूंगा इन दोनों को। जैसे कि टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को मुझे क्लीन करना पड़ेगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग तो होती है, एनएलपी वाले टास्क, तो यहां पर मैं पूरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लगाऊंगा, पूरा डेटा क्लीनिंग करूंगा। इमेज की बात करूं, ओके, तो इमेज में ऐसा होता है कि आप इमेजेस के रेजोल्यूशन अलग अलग होते हैं, फाइन, ठीक है। तो यहां पर प्री प्रोसेसिंग में मेरे पास एक चीज ये होगी जो करने के लिए है, वो ये है कि मैं सबके रेजोल्यूशन एक जैसे सेट कर दूंगा, ठीक है, सब सेम कलर स्केल पर हो, सबके रेजोल्यूशन सेम हो, फिर मैं उसको यूज करूंगा अपनी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर। सो आई विल बी यूजिंग हियर जो प्री प्रोसेस, इसमें कंप्यूटर विजन वाला टास्क लगेगा, और मैं प्री प्रोसेसिंग में मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं सबको एक साइज में लेकर आता हूँ,
ठीक है, फाइन, इतना रहेगा। फिर बाद में आप जो भी कर रहे हो उनको जोड़ देना। ठीक है, कैसे जोड़ोगे? डायरेक्टली नहीं, यहां पर फीचर एक्सट्रैक्शन होगा। पहले तो मैं इमेजेस का फीचर एक्सट्रैक्ट करूंगा, इमेजेस से फीचर एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं टेक्स्ट से फीचर एक्सट्रैक्ट करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, ये मेरा डेटा बनेगा। फिर उसके बाद उठा के मैं इसको दूंगा मॉडल के अंदर ट्रेन होने के लिए। ऐसी अप्रोच में लेकर चल रहा हूं। ओके, ठीक है, फाइन। तो आप अपनी प्री प्रोसेसिंग अलग अलग लगाइए, फीचर एक्सट्रैक्ट करिए और क्लब कर दीजिए, और फिर उठा के मॉडल को दे दीजिए ट्रेनिंग होने के लिए। ओके, ये आपका मल्टी मॉडल जो है वो बन के तैयार होगा। ओके, फाइन, चलिए ठीक है। अब जैसा कि मुझसे कहा गया था कि सर जो है, क्या हम देखेंगे ये चीज़? बिल्कुल देखेंगे। देखेंगे क्या, सीखेंगे। ये रहा कोड जो मैंने बनाया है इसमें। ओके, तो क्या है कि केगल पर डेटा था, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। एंड वो डेटा मैंने अपनी कोड फाइल में ऐड करा। ठीक है, आप जानते ही हैं कि व्हेन यू मेक अ कोड इन द केगल, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, ऑलराइट। तो ये पहले से ही आपको कोड अवेलेबल होता है केगल के अंदर। डेटा जब ऐड कर दोगे ना और इस कोड को रन करोगे, तो वो सारी फाइलें जो है ना एक्सेस हो जाएंगी। क्यों एक्सेस हो जाएंगी? क्योंकि आपने ओएस लिया, आपने डायरेक्टरी ली। ठीक है, तो जो केगल इनपुट में वट एवर बी द फाइल्स आर देयर, वो सब अटैच कर देगा ये। ठीक, तो मेरे पास जो फाइल थी अभी, वो थी किसके रेफरेंस में? आपका इमेजेस और सीएसवी जो है उसके रेफरेंस में। सो इट्स गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दम। ये कर दी उसने कि ट्रेनिंग भी जोड़ दो, वैलिडेशन भी जोड़ दो, टेस्टिंग भी जोड़ दो, सारी इमेजेस भी जो है वो जोड़ दो। ठीक है, दैट्स ऑल वी डिड हियर। पूरा डेटा इसने एक्सेस कर लिया। ओके, फाइन। तो यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो आ गया। डेटा एक्सेस करने के बाद आई गेट स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, जो ट्रेनिंग के सीएसवी फाइल थी, आई एम टेकिंग दैट। ओके, फाइन। ये देखिए, pd डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, दिस इज द ट्रेनिंग मेमे डेटा सेट डॉट सी एस वी। मैंने जस्ट आपको ट्रेनिंग वाली ही दिखाई थी, और ये है उसके अंदर। ट्रेनिंग वाली जो फाइल है उसमें यही है। चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे वैलिडेशन हो, चाहे टेस्टिंग हो, उन उन सी एस वी फाइलों में यही है। इमेज का नाम, टेक्स्ट लिखा है और लेबल लिखा है उसके सामने कि ये ऑफेंसिव है या ऑफेंसिव नहीं है। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करनी है, तो मैं ट्रेनिंग वाला डेटा को ही एक्सेस करूंगा, शुरुआत इसी से करूंगा। फाइन, सो दैट्स व्हाट आई डिड। ये देखिए, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो है मेरा काम ऐसे होगा, आई विल बी डीलिंग विद द टेक्स्ट एंड आई विल बी डीलिंग विद द इमेज सेपरेटली। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल शुरुआत कर रहा हूं सीएसवी फाइल से, जो कि मेरे पास है। 3 सीएसवी फाइल है, एक मैंने उठा ली ट्रेनिंग वाली। ओके, उसमें क्या है मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये देख लीजिए, ये मैंने एक्सेस करी और उसको प्रिंट भी करवा दिया। डीएफ, दिस इज माय फाइल। देखिए, इमेज का नाम है, सेंटेंस है और लेबल है। पहले क्या हुआ करता था, मैंने जस्ट कुछ देर पहले ही बोला कि सिर्फ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते थे आप, वहीं तक लिमिटेड थे। सेचुरेशन वाली बातें हो चुकी हैं कि यार बहुत हो गया सर, फेक न्यूज क्लासीफाई बहुत हो गया, और हेट एंड ऑफेंसेस भी बहुत हो गया। बहुत सारे रिसर्च पेपर है अभी मार्केट में, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं हेट स्पीच को लेकर। आप कोई भी जनरल उठा लो, कोई भी कॉन्फ्रेंस उठा लो, बहुत पेपर मिलेंगे आपको हेट स्पीच वाले। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ अलग करते हैं, इमेज भी जोड़ देंगे। अब तो टेक्स्ट से नहीं, अब तो इमेज भी जोड़ के काम करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स हैव सम पेपर विच विल बी हैविंग सच काइंड ऑफ टास्क। ओके, तो ये अभी तो फिलहाल मेरा डीएफ है। मैंने शेप प्रिंट करवाया इसका। ओके, डीएफ डॉट शेप 445,3। देखिए क्या है, मैंने शुरुआत में कहा वॉट एवर बी द डेटा अवेलेबल विद मी, वी आर गोइंग टू वर्क विद दैट। ओके, तो 445 रोज एंड 3 कॉलम अभी मेरे पास इसमें है।
कॉलम के नाम मैंने प्रिंट करवा दिए, इमेज नेम, सेंटेंस इन द लेबल, देख भी लिया आपने। फिर डुप्लीकेट चेक करें तो एक भी डुप्लीकेट नहीं है। अब खैर 445 रोज ही तो है, अब डुप्लीकेट वाला भी क्या मैटर होगा। ओके, तो कुछ भी नहीं है अभी। नल वैल्यूज भी अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इट्स ऑल कंप्लीट, पूरा है डेटा। इंफॉर्मेशन चेक करी मैंने, ठीक है, तो आई एम हैविंग ऑल दीज एज ऑब्जेक्ट टाइप्स। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, तो सब ऑब्जेक्ट टाइप ही डेटा है पूरा। सेंटेंस भी ऑब्जेक्ट टाइप, लेबल भी ऑब्जेक्ट टाइप, और इमेज भी लिखी है डॉट पीएनजी में, तो सब कुछ ऑब्जेक्ट टाइप है यहाँ पर। ओके, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। फिर क्या करा, एन यूनिक, df डॉट एन यूनिक, आई जस्ट वांट टू show how many unique values are present in each and every column. So df dot n unique ये करा, तो 445 यूनिक इमेज के नाम है, 445 यूनिक सेंटेंसेस हैं, एंड टू लेबल्स हैं यूनिक है, एक है ऑफेंसिव एक है नॉन ऑफेंसिव, ये लेबल है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब क्या प्लॉट बना सकता हूं इस पे, तो ये मेरी जनरल अप्रोच है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूं, ये मेरी जनरल अप्रोच है कि आप सबसे पहले कुछ बेसिक लाइब्रेरी लेते हैं, तो पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये तो बेसिक लाइब्रेरीज हैं, ये तो इंपोर्ट करना ही है, आपको कुछ आए चाहे ना आए, ये तो करना ही है। ठीक है, तो ले ली मैंने पांडास और नंपी तो है मेरे पास ऊपर, आगे मैं मैटप्लॉटलिब भी लूंगा क्योंकि मुझे विजुअलाइजेशन दिखाना है थोड़ा बहुत। ठीक है, और फिर उसके बाद वही आप चलें, डुप्लीकेट चेक करो, नल वैल्यू चेक करो, इंफॉर्मेशन चेक करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन शो करो, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी डिस्क्रिप्शन की क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ है नहीं, तो डिस्क्रिप्शन वाला मैटर नहीं बनता। इतना काम मैंने कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास लेबल में टू है, दो यूनिक है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेबल यूनिक, डीएफ लेबल यूनिक, सो आई एम हैविंग ऑफेंसिव एंड नॉन ऑफेंसिव। देखिए स्पेलिंग पर मत जाइएगा, आप ये बोल रहे होंगे कि सर ई नहीं दिख रहा है यहाँ पे वी के बाद, तो कोई इशू नहीं है, मेरे को समझ में आ रहा है क्या है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जैसा उनका डेटा है ना, उनका जो एंट्री थी वही की वही एंट्री है ये, है ना, मैंने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करा कि मैं इसकी स्पेलिंग चेंज करने के लिए बैठा हूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये यूनिक वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यू काउंट चेक कर लो आप कितनी कितनी है। तो 445 में से नॉन ऑफेंसिव 258 है और ऑफेंसिव 187 है। ओके, इसको देख के लग रहा है सर डेटा में कुछ तो इनबैलेंसिंग है। ओके, कुछ तो इनबैलेंसिंग नजर आ रही है, और जो मेरा एनालिसिस यहां पर है अभी दिखा भी दूंगा, 58 और 42 इस प्रकार का रेशियो है इनका, 58% एंड 42%। ऑल राइट, ठीक है, तो अब आपके हाथ में है, क्या बैलेंस करोगे, क्या बैलेंस नहीं करो, या आपको लगता है कि सर 42% भी एक इनफ एंट्री है क्लासिफाई करने के लिए, कोई बात नहीं, अलग से कोई सैम्पलिंग वैम्पलिंग करके डुप्लीकेट डेटा की एंट्री करने से अच्छा है मेरे पास यदि यूनिक 42% वैल्यूज ही हैं, यदि ऑफेंसिव में, तो उसी को चला दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिटेड भी रहने दो उसे, वैसे ही डेटा छोटा है, मत करो कोई काम ऐसा, ये आपका डिसीजन मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि यदि आपको अनबैलेंसिंग को दूर करना है, तो अनबैलेंसिंग तो है अप टू सम एक्सटेंट। ठीक, कोई बात नहीं, मैटप्लॉटलिब सीबॉन ले लिया, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी ले ली। ओके, फिर मैंने जो है वार्निंग फिल्टर वार्निंग्स, मतलब यदि एग्जीक्यूशन पे यदि कोई वार्निंग वगैरह आए तो उसको इग्नोर करने के लिए मैंने ये भी ले ली लाइब्रेरी। ठीक है, देन काउंट प्लॉट बना रहा हूं मैं। ओके, आई ऑलरेडी नो द काउंट 258 एंड 187, दीज आर द काउंट्स, आई नो इट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हियर मेकिंग द काउंट प्लॉट, बता देता हूँ, नॉन ऑफेंसिव 258 है, ऑफेंसिव जो है आपका हाउ मच इट इज 187, ये उसकी काउंटिंग है, तो ये काउंट प्लॉट है इन फॉर्म ऑफ बार, ये शो कर रहे हो। आप पाई प्लॉट भी बना रहे हो, ओके, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो अच्छा देखिए, यदि मैं आपको कोड के बारे में बात करूं तो मैं कोई हार्ड एंड फास्ट कोडिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, इट्स अ वेरी सिंपल कोडिंग विच आई एम यूजिंग हियर। ओके, और जो है आप देखेंगे सिर्फ एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट लिखा है, और एक्स लेबल दे दिया, डेटा इक्वल टू डी एफ, पैलेट इक्वल टू एच एल एस, दैट्स इट। ये कलर है, पैलेट का मतलब होता है कलर,
एक्स जो कि लेबल है उसी की काउंटिंग शो करनी है मेरे को, दैट्स इट। फाइन, तो ये काउंट प्लॉट बना। मैं पाई प्लॉट भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बना रहा हूं। ओके, मैंने लेबल ही लिया, उसके काउंट्स चाहिए मुझे, वैल्यू काउंट्स फॉर द लेबल। देन आई विल टेक द लेबल वैल्यूज जो कि है ऑफेंसिव एंड नॉन ऑफेंसिव। तो मैं उनकी काउंटिंग लूंगा और उनके लेबल लूंगा, इसी को ही प्लॉट करना है मुझे। ठीक है, बाकी ये थोड़ी बहुत कलाकारी है कि आपको कितने परसेंटेज तक दिखाना है स्लाइस के अंदर, पाई के अंदर, वन यानी 1 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है। आपको कितना फॉन्ट साइज रखना है, 25, कलर क्या देना है आपको दे दो। ठीक है, बोल्ड दिखाना है या क्या है, तो ये आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, यू कैन डू द चेंजेस फ्रॉम योर साइड इफ यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द कोडिंग। यदि आपके पास है पाइप का और दूसरा भी कोड आपके पास अवेलेबल, वो लगा देना, आप कलर वलर चेंज कर देना, कोई इशू नहीं है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, सो नॉन ऑफेंसिव 58% और ऑफेंसिव 42% का जो है ये रेशो मिल रहा है। मैंने आपसे कुछ देर पहले ही कहा कि इम्बैलेंसिंग तो है डेटा में, लेकिन 42% भी कोई कम नहीं होता कि मैं इसको बिल्कुल ही डल मान लूँ और मैं अब जहाँ पर स्मोट स्मोट का यूज कर कुरा के मैं इनको बढ़ाऊं, मतलब मॉडल में डालने के पहले। तो अभी ऐसा कोई काम मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं आगे करूंगा भी नहीं। लेट इट बी, जो ओरिजिनल डेटा है उसी को करूंगा मैं, कोई डुप्लीकेसी नहीं बढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का। उसके बाद ठीक है, अब मैं सीधा आ जाता हूं किस चीज पर, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। जैसा कि मेरा प्लान था उसी प्लान की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। करंटली मेरे पास सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल में मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है जिस पर मैं काम कर सकता हूं, व्हाट आई एम हैविंग। ओके, सो आई एम हैविंग the text which is present in the sentence column, that's what I am having. Okay, ये है आपके पास ये टेक्स्ट जो कि सेंटेंस कॉलम में है। तो हर एक एनएलपी में आप इसकी क्लीनिंग करते हो, टेक्स्ट क्लीनिंग, इट्स अ प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, क्लीन होगा तभी तो आप आगे मॉडल के अंदर यूज कर पाओगे। फाइन, यही अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं। इमेजेस को भी मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, मैं आगे बताऊंगा क्या करना है उसको। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। क्या करा मैंने, अपनी डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट कर ली। वो इसलिए क्योंकि मैं ओरिजिनल में कुछ नहीं चाहता था। जैसे मान लो देखिए क्या है, जब कभी भी आप प्री प्रोसेसिंग या ऐसे टास्क परफॉर्म करें जहां पर आपको लगता है कि शायद कोई डाउट है या कुछ हो सकती है गड़बड़ी, तो आप अपने डेटा की कॉपी कर लो आप, और फिर जो कॉपीड वाला है ना उसमें जो है आप चेंजेस करें ताकि ओरिजिनल वाला प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो मैंने कॉपी करी अपने डेटा फ्रेम की और df_new नाम से एक नई डेटा फ्रेम बना ली। ठीक है, फिर मैं अपनी क्लीनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ, डेटा क्लीनिंग कर रहा हूँ। ओके, तो क्लीनिंग में क्या क्या करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं। देखिए, यदि आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या आप प्रोजेक्ट कर रखे होंगे, ठीक है, तो देर आर सर्टन स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन डेटा प्री प्रोसेसिंग रिलेटेड टू द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ता है, दिस इज द स्टेप नंबर 1। आप लोअर केस में कन्वर्ट करें, फिर वहां से पंक्चुएशन मार्क्स हटाएं, फिर वहां से स्टॉप वर्ड्स हटाएं। ठीक है, फिर वहां पर आप स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन करें। ओके, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आगे वो ये भी बोलते हैं कि डिजिट्स हटाएं वहां से, उसमें से हाइपर लिंक वगैरह हैं तो उनको हटाएं आप। ठीक है, इमोजी वगैरह हैं तो वो भी हटाएं आप वहां से। ऑलराइट, तो ये सब इररेलेवेंट, स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उन सबको हटाएं वहां से। ठीक है, मैं कुछ नहीं चाहता ये, आई सिंपली वॉन्ट द टेक्स्ट, या मुझे टेक्स्ट या मुझे वर्ड होने को ये चाहिए मुझे। बाकी मुझे ऐसे कोई भी चीज नहीं चाहिए जिससे मेरा एनालिसिस से कोई मीनिंग ही ना निकल रहा हो। ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं पंक्चुएशन मार्क्स से, ना तो कोई स्टॉप वर्ड से और ना ही किसी और चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उससे कोई रेलेवेंसी नहीं आएगी। अननेसेसरी मन में उनको रख के सेंटिमेंट का एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस करूंगा तो मुझे कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो ये स्टेप्स हैं जो कि करे जाते हैं. यू हैव टू इंक्लूड दिस थिंग इनटू योर रिसर्च पेपर, अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है. यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए, आई गेट स्टार्टेड विद अ फंक्शन क्लीन टेक्स्ट. क्लीन टेक्स्ट में मैंने काम करा कि भाई आप अपने टेक्स्ट को पहले लोअर केस में कन्वर्ट करो. स्टेप नंबर वन यही होती है. जैसे क्या होता है कि कोई टेक्स्ट अपर केस में, कोई लोअर केस में है, तो भाई हमारी जो लैंग्वेज है ना पाइथन, ये केस सेंसिटिव है. ठीक है, ये कैपिटल ए को अलग मानती है और स्मॉल ए को अलग मानती है. तो इसलिए ध्यान में रख के चलना है. ठीक है, तो ये आपकी पहला है कि टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करो. एंड फिर मैंने आगे लिखा है टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप. स्ट्रिप का मतलब यह है कि यदि वाइट स्पेसेस हैं आपके पास इन द ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एट द क्लोजिंग ऑफ द सेंटेंस, तो उसको भी निपटाओ आप. मुझे वाइट स्पेसेस नहीं चाहिए. ओके जैसे कि ये लिखा है, एनी ऑफ द सेंटेंस इज बिन रिटन लाइक दिस. जो है पहले वाइट स्पेस है, फिर मैंने लिखा माय नेम इज निर्मल, फिर वाइट स्पेस मतलब खाली स्थान देकर फिर फुल स्टॉप लगाया है. तो मैं ये भी नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता, स्ट्रिप करो इसे. ठीक है, तो पहले लोअर केस में कन्वर्ट करो, फिर स्ट्रिप मार दो इसको. ओके, सो आई विल बी हैविंग अ सेंटेंस. ठीक है, ये मिल गया मुझे. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है. ठीक है, अभी तो पहली शुरुआत हुई, बेसिक हुआ. तो ये मैंने फंक्शन बनाया. उसके बाद अपना जो सेंटेंस है, आई गेव इट टू द लैम्बडा फंक्शन. लैम्बडा फंक्शन पाइथन के अंदर काफी फेमस फंक्शन है. ओके, लैम्बडा. ओके, मुझे बता दीजिएगा इफ यू आर एबल टू सी दिस थिंग प्रॉपरली और नॉट. यदि आपको फॉन्ट छोटा लग रहा है तो लेट मी इंक्रीज इट अगेन. आई होप दिस इज बेटर नाउ. ओके, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है आप लोगों को. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, यस प्लीज से. सर ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आप ये सेंटेंस ले रहे हो ना, हम्म. ये ये इमेज से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सेंटेंस है या फिर हाँ, जो ये हमारा इमेज टेक्स्ट के है? अंदर है. इमेज के अंदर जो लिखा गया है ये वो सेंटेंस है. हाँ, इमेज ओके से ओके. अभी एक्सट्रैक्ट हमने किया गया. हम्म. अभी दूसरा टेक्स्ट नहीं हमने लिया जो कि ना, टेक्स्ट डेटा सेट है. नहीं नहीं, कोई नहीं लिया हमने दूसरा, लेकिन कोई इशू नहीं है. यू कैन डू दैट, यू कैन टेक दैट थिंग ओके ऑल्सो. आप ले सकते हो. ओके सर. ओके. ऑलराइट. तो यदि तभी मैंने शुरुआत में कहा था, आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, आपके पास टेक्स्ट डेटा अवेलेबल है हेट स्पीच का, आप उससे ले सकते हो. ओके, ओके. अब बात यह है कि मुझे क्या फायदा हुआ यहाँ पर. अभी मेरे पास इमेज है और उससे रेलेवेंट टेक्स्ट है, तो दोनों का नंबर बराबर है अभी मेरे पास. यदि आप ये कहते हो सर मेरे पास 10,000 का डेटा है, ठीक है, ऐसा है, मेरे पास 10,000 का डेटा है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, इमेजेस नहीं है मेरे पास उतनी, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं जब फीचर एक्सट्रैक्शन करूंगा और वो सारी मैं इनको बिठाऊंगा अपने मॉडल के अंदर, तो कहीं शेप मिसमैच ना हो जाए, तो एक इशू है. ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. ऑलराइट. तो जो है आपके पास नंबर्स दोनों के जो है वो बराबर हों तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक, तो मैंने इमेज से ही टेक्स्ट लिया है यहाँ पर. ओके, फाइन. और कोई डाउट हो किसी को तो मुझे कहीं भी कभी भी इंटरप्ट कर सकता है और पूछ सकता है. फाइन. तो मैंने अभी जो है स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करी है, लोअर में कन्वर्ट करके स्ट्रिपिंग करी. फिर मैंने पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर लिए, इंपोर्ट करा. पहले मैंने स्ट्रिंग एंड पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेशन, डॉलर एंड हैश एंड वगैरह वगैरह, सब पंक्चुएशन मार्क्स हैं, बहुत सारे होते हैं. ठीक है, ये मैंने ले लिए. और अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ. अच्छा, मैं ऊपर लैम्बडा फंक्शन के बारे में बात कर रहा था. देखिए, लैम्बडा फंक्शन जो ना पाइथन में अनोनस फंक्शन होता है, इसका नाम नहीं होता कुछ. ठीक है, सो आई एम नॉट गिविंग एनी नेम, तभी लैम्बडा का यूज करा मैंने. और क्या है कि ये df अंडरस्कोर न्यू सेंटेंस डॉट अप्लाई लैम्बडा एक्स कोलन क्लीन टेक्स्ट. सो ये जो सेंटेंस है ये जाएगा एक्स के अंदर. ओके, और एक्स के अंदर गया, एक्स जो है वो जाएगा क्लीन टेक्स्ट मेथड के अंदर. ये रही क्लीन टेक्स्ट मेथड, तो ये कॉल हो जाएगी. ओके, फाइन. एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मेथड ओवर df अंडरस्कोर न्यू. तो जो भी सेंटेंसेस होंगे वो
क्लीन होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद दे विल बी अगेन सेव्ड इनटू डीएफ अंडरस्कोर सेंटेंस। ये काम हो जाएगा। ये है काम जो आप कर रहे हैं अभी लैम्बडा फंक्शन का यूज करके। मैं आगे हर जगह लैम्बडा फंक्शन लगाऊं, मेरे को आसान पड़ता है। ओके, अब पंक्चुएशन मार्क्स आपने ले लिए, मैं चाहता हूं उनको भी हटाऊं। ऑलराइट, तो फिर मैंने एक मेथड बनाया रिमूव पंक्चुएशन के नाम से। अगेन यहां पर मैं टेक्स्ट दूंगा और मैं क्या कर रहा हूं, लूप लगा रहा हूं। आई फॉर आई इन टेक्स्ट इफ आई नॉट इन द पंक्चुएशन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्रेसिंग द टेक्स्ट। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को ट्रेस कर रहे हो, फाइन, और देख रहे हो कि क्या उसमें ऐसा है, एनी ऑफ दीस सिंबल्स और वॉट एवर यू कैन सी, यदि मुझे मिल गए टेक्स्ट में, आई फॉर आई इन टेक्स्ट यदि मुझे मिल गए, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं उसको जो है रखूंगा, और जो नहीं है दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू रिटर्न, मैं उनको वापस कर रहा हूं। ठीक है, आई फॉर आई इन टेक्स्ट इफ आई नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, यानी रिटर्न उन्हीं को करो जो पंक्चुएशन में नहीं है, जो पंक्चुएशन में है उनको रिटर्न मत करो। फाइन, तो जो भी मुझे रिटर्न मिलेंगे, इनफैक्ट मैं ये कहूं पंक्चुएशन नहीं होंगे, उन सबको मैं ज्वाइन कर दूंगा। आई एम गोइंग टू ज्वाइन देम, क्योंकि क्या हो रहा है, ये लिस्ट है, दिस इज अ लिस्ट, आप देख रहे हैं ब्रैकेट है, ये क्या करेगा, जो पंक्चुएशन नहीं होंगे ना उनकी लिस्ट बनाएगा। ठीक है, लिस्ट तो बन गई, लेकिन मुझे क्या करना है, उनको ज्वाइन करना है, वापस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, सो इट विल गिव मी अ लिस्ट, then I will be using a join operation to join all the content which is not present in the punctuation, okay, by a white space, यानी एक सेंटेंस बनेगा, इस वाइट स्पेस के करस्पॉन्डिंग जो है आपका क्या होने वाला है, ठीक है, लिस्ट जो से मैं सेंटेंस वापस क्या कर दूंगा, तैयार कर दूंगा, दैट्स व्हाट आई विल बी मेकिंग। ऑलराइट, ठीक है, तो ये वाला काम हुआ, अप्लाई करा मैंने लैम्बडा फंक्शन यहां पर फिर से, अब मैं पंक्चुएशन फ्री हो गया। ओके, आगे बढ़ा, मुझे टोकनाइज करना है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यदि आपको, जैसे आजकल तो एलएलएम्स की बात हो रही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और उसमें कई कॉन्सेप्ट आते चले जा रहे हैं नए। ओके, लेकिन यदि आपको एलएलएम्स तक पहुंचना है, ठीक है, तो उसमें पहुंचने के पहले एनएलपी तो आनी चाहिए अच्छे से, देन ओनली यू कैन रीच देयर टू द एलएलएम। ओके, तो एनएलपी सीखनी है तो स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन आना चाहिए आपको, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न की बात करता है डेटा के अंदर, तो आर ही आएगा तो पैटर्न समझ में आएगा, डेटा में टेक्स्ट में पैटर्न क्या था, क्योंकि आपका एलएलएम भी तो पैटर्न समझेगा ना, तो उसके लिए आर ही तो चाहिए। ऑलराइट, तो हम पढ़ाते हैं एनएलपी में, तो इंपोर्ट आर ही, डिफाइन टोकनाइजेशन, आप स्प्लिट कर रहे हो आपके टेक्स्ट को यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू टोकन्स, तो जो भी टेक्स्ट है उसको टोकन्स में तोड़ रहे हो आप। ठीक है, वॉट एवर भी द टेक्सचर है, जो भी व्हाइट स्पेसेस में है अभी मेरे पास अवेलेबल, सबको निपटा दो आप। जैसे लिखा है माई नेम इज निर्मल फुल स्टॉप, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इसके टोकन बना रहा है वो, माई अलग, नेम अलग, इस अलग, निर्मल अलग, आई अलग, एम अलग, 18 अलग, 80 ईयर्स अलग, ओल्ड अलग, इसके टोकन बना देगा। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। ठीक है, स्प्लिट करना और टोकन बना देना, और मैंने शो भी करे यहाँ पर, ये दिख ली, मैं वापस लैम्बडा फंक्शन उठाऊंगा, ये करने के बाद, टोकन करने के बाद मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए, दीज आर द टोकन्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, फाइन, अब इसके बाद टोकनाइजेशन कर लिया, फाइन, उसके बाद आई एम टेकिंग एनएलटी के जो है ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, वर्ड क्लॉड भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, एनएलटी के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट जो है ये बेस लाइब्रेरी है। ओके, एनएलटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं और चेक कर सकते हैं,
ये टूल किट है, बेस लाइब्रेरी में कहूँ या एसआई टूल है एक एनएलपी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर ही कई लाइब्रेरी, मतलब इट्स लाइक एन ओशन, इसके अंदर भी कई लाइब्रेरी समाई हुई हैं। जो भी आपको टेक्स्ट पे काम करना हो वो आप एनएलटीके की लाइब्रेरियां उठा के कर सकते हो परफॉर्म। ओके, तो ऐसे कई टूल हैं, जैसे एनएलटीके है, एक स्पेसी भी है, ठीक है, दैट इज बेटर देन द एनएलटीके, इससे बेटर है स्पेसी। क्योंकि एनएलटीके तो आई थिंक जैसे लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है चीजों को, स्पेसी जो है ना ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप जो है ये इस तरीके से एनालिसिस करती है, तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन स्पेसी। अभी मेरे पास टास्क को इतना बड़ा नहीं था, मैं एनएलटीके का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं टास्क बोले तो मेरे पास डेटा इतना बड़ा नहीं है, जितना मुझे चाहिए वो एनएलटीके निपटा देगा, तो मैंने स्पेस ही नहीं लगाया। बट इफ यू वांट यू शुड प्रोसीड अहेड विद द स्पेसी। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट है, दोनों की देख सकते हो आप, और इनके ऑपरेशंस इनकी साइट्स पर मेंशन है कि कितने लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो बेटर यू कैन गो विद द स्पेसी। ओके, एल्स एनएलटीके कैन ऑल्सो परफॉर्म द सेम टास्क विच स्पेसी कैन डू, कर तो दोनों सकते हैं। ओके, यहां पर एनएलटीके का यूज करा है मैंने, और वर्ड क्लाउड बनाना है मुझे, बताऊंगा अभी आगे कैसे क्या वर्ड क्लाउड बनेगा, दैट आई विल बी शोइंग टू यू। वर्ड क्लाउड होता क्या ये भी बता दूंगा मैं। ओके, फाइन, ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं एनएलटीके डॉट वेडर लेक्सिकन डाउनलोड करना और एनएलटीके स्टॉपवर्ड्स डाउनलोड करना। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, लेक्सिकन एंड द स्टॉपवर्ड्स। एक बार मैंने एनएलटीके इंपोर्ट कर ली, उसके बाद मैं कुछ जो है फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ एनएलटीके से। वो क्या है, व्हाट इज दिस वेडर लेक्सिकन? वेडर का मतलब होता है वैलेंस अवेयर डिक्शनरी एंड सेंटिमेंट रीजनर। ओके, खैर मैं सेंटिमेंट एनालिसिस तो यहाँ कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, बस डाउनलोड अभी कर लिया मैंने। ये रूल बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस टूल है फॉर एनालाइजिंग सेंटिमेंट इन अ टेक्स्ट। ओके, यदि हो तो, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मेरा हेड स्पीच को रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया। ये प्री ट्रेंड सेंटिमेंट लेक्सिम्स, एक्चुअली लेक्सिम्स क्या होता है, ये टेक्स्ट के अंदर जो है ये बातें हम कहें कि वी आर हैविंग लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है, लेक्सिम्स। ओके, यदि आप टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं तो क्या होता है, सिंटेक्स होता है, सिमेंटिक्स होते हैं, लेक्सिम्स की बात कर रहे हैं। लेक्सिम्स यानी आपने टोकन करा, वो अपने पूरे सेंटेंस के टोकन करती हैं, ठीक है। यदि उनको अपन लेक्सिम्स कहें, टोकन्स जो भी है आप कहें, तो जैसे कोई एक वर्ड है, एक पर्टिकुलर वर्ड, तो उसका सेंटिमेंट क्या है, दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू टेल। कि यदि मैंने कोई ऐसा शब्द लिखा, किल, किल किल लिखा है, तो किल ये बता रहा है इसकी पोलैरिटी क्या है, यार ये तो हेटफुल के अंदर आता है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटीमेंट बताता है किल का मतलब, ठीक है। तो क्या है, ये ऐसी फाइल बनी हुई है, ठीक है, वेडर करके, जिसमें शब्दों और उनसे एसोसिएटेड सेंटिमेंट असाइन करे गए हैं, ठीक है। ऑलरेडी प्री ट्रेंड है ये, जैसे बोलते हैं ना इसमें, प्री ट्रेंड है ये फाइल, इसमें वर्ड्स हैं और उनसे एसोसिएटेड क्या है, सेंटीमेंट है, अनोटेटेड है ये ऑलरेडी, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। जैसे मैंने क्या बोला, किल, तो किल नेगेटिव सेंटीमेंट में आता है, लव पॉजिटिव सेंटीमेंट में, ठीक है। तो ये फाइल है, इसमें ये अनोटेशन अवेलेबल है मेरे पास। तो जो सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, यू कैन हैव अ वेडर जो है, ये आप इसका यूज कर सकते हो। उसमें सेंटीमेंट इंटेंसिटी, सेंटीमेंट पोलैरिटी सब कुछ मेंशन है वेडर के अंदर। ओके, अच्छा, टेक्स्ट का तो ऐसा काम है कि वो मिल जाए तो मैं सेंटीमेंट एनालिसिस भी कर लूं, वो मिल जाए तो मैं हेट एनालिसिस भी कर लूं, वो मिल जाए तो फेक न्यूज एनालिसिस भी कर लूं। क्योंकि टेक्स्ट तो टेक्स्ट है, वो तो लाइन लिखी गई है इंग्लिश में, ठीक है। अब वो क्या दर्शा रहा है, ये आप अपने गोल के हिसाब से उसको जो है वो कर सकते, लेबल कर दो बस वैसा। बस मेरे पास अभी क्या है, टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, टेक्स्ट है और उसका लेबल है मेरे पास कि वो ऑफेंसिव है या नॉन ऑफेंसिव है। यदि सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे होगे तो भी यही होगा, टेक्स्ट लिखा होगा और उसका सेंटिमेंट लिखा होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। यदि अगेन फेक न्यूज क्लासिफिकेशन कर रहे होगे तो भी वहां पर भी यही होगा, टेक्स्ट लिखा होगा और अनोटेशन होगा कि फेक है या नहीं है। तो टेक्स्ट तो बेचारा क्या है, वो हर जगह मौजूद रहता है, आपको क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल होगा, दैट्स इट।
तो आप अपना जो है वो काम इस पर परफॉर्म कर दीजिए। तो सेंटिमेंट कर रहे थे तो वेडर आ गया यहाँ पे, वो था मेरे पास, तो डाउनलोड कर लिया, फिर कोई इशू नहीं है। देखते हैं स्टॉप वर्ड्स के बारे में, आप जानते ही हैं। स्टॉप वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि मतलब मेरे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, इनको मैं इग्नोर करूंगा। जैसे कि द, एंड, इस, इन, एसेट्रा, ये स्टॉप वर्ड्स हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो है उसमें कई स्टॉप वर्ड होते हैं, उसे मिलकर ही बनता है। लेकिन ये कोई सेंटिमेंट या ये कोई हेटफुल वाली बात, मैंने कहा द, तो द से कोई हेट थोड़ी ना मिल रहा मेरे को। ठीक है, इट्स नॉट अ वर्ड दैट विल गिव मी सम इंफॉर्मेशन दैट ये हेटफुल था। तो स्टॉपवर्ड्स का, स्टॉपवर्ड तो कॉमन वर्ड्स हैं, चाहे तुम किसी को हेटफुल बोलो, चाहे नॉन हेटफुल बोलो, चाहे कुछ भी बोलो तुम। ठीक है, तो मैं इन वर्ड्स को क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा अपने एनालिसिस से। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश के स्टॉप वर्ड भी बोला कि भाई तू डाउनलोड करके दे मेरे को, तू सेंटिमेंट भी दे दे और स्टॉप वर्ड भी डाउनलोड करके दे दे, जो भी तुम्हारे पास है दे दो। ठीक है, तो सेंटिमेंट का तो खैर कुछ नहीं, स्टॉप वर्ड्स मैंने डाउनलोड करवा लिए, दोनों ही करवा लिए, ये मेरे पास हैं अभी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मुझे चाहिए थे खास करके इंग्लिश के। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश के जो है स्टॉप वर्ड्स उठा लिए। ओके, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप मल्टीलिंगुअल पर काम कर रहे हो, इंग्लिश पे काम कर रहे हो, तो रिसर्च कई उस डायरेक्शन में भी है कि सर हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखा हो तो क्या करेंगे। अगेन इट्स अ सब्जेक्ट टू डेटा, उसका लेबल, उसका नोटेशन कैसा क्या है, तो फिर अपन कुछ बात कर सके, इंटरप्रिटेशन कर सके। क्योंकि एनएलटीके पर यदि बात करें या स्पेसी पे बात करें, तो जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, मैंने देखा है तो फ्रेंच अवेलेबल है, रशियन अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज या कोई आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है, चाहे अरेबिक हो चाहे उर्दू हो, अब इस पे क्या है, कम जो है वो मिलता है कंटेंट। ठीक है, इंग्लिश तो ऐसा है कि एवरग्रीन है, इस पर तो सेचुरेशन ही आ गया, इंग्लिश ने हर किसी पे काम करा। दूसरी लैंग्वेजेस पे काम करना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड, उसका डेटा नहीं मिलता। ठीक है, तो अपनी हिंदी लैंग्वेज एनएलटीके पर शायद मैंने तो नहीं जो है वो देखी कि एनएलटीके में शायद हो, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना एनएलटीके पर हिंदी है या नहीं है। ओके, या कोई और लैंग्वेज हमारी इंडियन की जो जो हम यूज़ करते हैं वो है कि नहीं है। ठीक है, बट द पीपल हियर इन इंडिया दे आर वर्किंग ऑन द एनएलपी एंड दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी तो खैर इंग्लिश था तो मैंने इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स उठा लिए, ये ईजी है। ठीक है, उठा लिए, और फिर मैंने बोला उसको रिमूव करना है मेरे को अपने जो है सेंटेंस से, टेक्स्ट से। तो ठीक है, क्या क्या लॉजिक लगाया, वही आई फॉर आई इन टेक्स्ट इफ आई नॉट इन स्टॉप वर्ड, यानी आपने टोकन तो बना ही लिए हैं उसके, और चेक करेगा एक एक को, एक एक शब्द को चेक करेगा, क्या वो स्टॉप वर्ड है, नहीं है तो उसको रख लो, और है तो निपटा दो उसको। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, इट्स गोइंग टू कंसिडर दम, ज्वाइन कर देगा उनको। ठीक है, विद अ वाइट स्पेस, ये मुझे मिलेगा, स्टॉप वर्ड्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाट द फंक्शन आई यूज्ड। तो अभी तक क्या क्या रिमूव कर दिया मैंने, पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव कर दिया, स्टॉप वर्ड रिमूव कर दिए, ये दोनों काम कर दिया, और लोअर केस में तो कर ही था स्टार्टिंग में। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इज द वर्ड इनिट, एनएलटीके डॉट कॉर्पस इनपुट वर्ड इनिट। ये वर्ड इनिट क्या होता है, वर्ड इनिट जो है लेक्सिकल डेटाबेस है इंग्लिश शब्दों का, जो सिमेंटिक रिलेशनशिप डिफाइन करता है वर्ड्स के बीच में, जैसे कि सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये बहुत सारी चीजें होती है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ये जो है वर्ड नेट के अंदर है अवेलेबल। ओके, इट्स अ डेटाबेस एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये मैं एनएलटीके से डाउनलोड कर लूंगा। ओके, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ उसे, एनएलटीके कॉर्पस से वर्डनेट को मैंने इंपोर्ट करा। ठीक है, इफ देर आर सम यूज केसेस ऑफ द वर्डनेट, जैसे फाइंडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, ये पता लगाने के लिए यूज होता है। एक्सप्लोरिंग वर्ड हायरार्कीज, जैसे कि hierarchy is based on semantic relationship such as hypernyms more general term and hypernyms more specific term। किसी शब्द का क्या जनरली बोला जाता है या स्पेसिफिकली उसे क्या बोला जाता है, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वर्ड नेट के अंदर है।
Word sense disambiguation, that means that can help in disambiguate the meaning of the word with multiple senses by providing definition and the semantic relationship. Disambiguation यानी कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड विद मल्टीपल सेंस, एक शब्द को कि कितने अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ओके उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है वर्ड इनिट के अंदर। टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए भी जो है आप वर्ड इनिट का इस्तेमाल करते हो। तो ये तो इंग्लिश के शब्दों का पूरा डेटाबेस है वर्ड इनिट, जिसमें हर एक शब्द, उसके सिनोनिम, उसके एटोनोमिन और उसका मीनिंग सब कुछ मेंशन कर रखा है उन्होंने, पूरा कंप्लीट। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू पिक अप। वो क्यों पिकअप करा है कि मुझे अपने सेंटेंस में या टेक्स्ट में यूनिक वर्ड्स चाहिए, ऐसे वर्ड नहीं चाहिए जिनका मीनिंग सेम हो, अगेन फिर वो मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई वॉन्ट टू से प्लेइंग, प्लेड, ये दोनों एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। प्लेइंग का मतलब भी खेलना, प्लेड का मतलब भी ये खेलना। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। मैं यदि इनको रखूंगा तो सेम सेंटीमेंट आएगा मेरे को। आई डोंट वांट दैट। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक वर्ड हो प्ले, इसी का यूज कर लूं, मैं इन दोनों को अवॉइड कर दूं। मैं अननेसेसरी अपना डेटा का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, तो ये काम करा हमने, करेंगे अभी। वर्डनेट से मैंने इंफॉर्मेशन तो निकाल ली, सारे शब्दों का डेटाबेस उठा लिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करता हूं मैं आगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू परफॉर्म द टोकनाइजेशन। टोकनाइज तो खैर हमने करी, अभी तो वापस से हमने ज्वाइन कर दिया था, फिर टोकनाइज करूंगा। ऊपर ज्वाइन कर चुके हैं, अब फिर टोकनाइज करूंगा और मैं स्टेपिंग करूंगा इसको। स्टेमिंग यानी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड द रूट वर्ड ऑफ एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, मुझे रूट वर्ड चाहिए उसको, तो मैं अपने सेंटेंस को टोकनाइज करूं पहले, और फिर मैं रूट वर्ड निकालूं उसका। दो चीजें होती हैं, एक होता है लेमेटाइजेशन और एक होता है स्टेमिंग। आई गेस आपने प्रीवियस यदि प्रोजेक्ट्स करें मेरे साथ, कई प्रोजेक्ट्स करें आपने मेरे साथ, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, सो यू आर हैविंग लेमेटाइजेशन, लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग, ये दोनों होता है आपके पास। ठीक, लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग दोनों में ही मैं रूट वर्ड फाइंड आउट कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा ना, प्लेइंग और प्लेड, उसका रूट वर्ड होता है प्ले। ठीक है, तो लेमेटाइजेशन में जो रूट वर्ड वो निकाल के देगा वो मीनिंगफुल होगा। स्टेमिंग में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो मीनिंगफुल ही निकले, यानी हो सकता है वो कुछ और कैरेक्टर निपटा दे वहां से, जो कि अभी मुझे देखने को मिलेंगे। मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको आउटपुट ये परफॉर्म करने के बाद। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड द लिमिटाइजेशन। तो जो लॉजिक है इसके पीछे यही है कि जो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो, आई डोंट वांट टू कीप देम, आई जस्ट वांट टू हैव अ रूट वर्ड ऑफ देम। ठीक है, रूट वर्ड हो जाएगा तो उनका रिपीटेशन को मैं अवॉइड कर दूंगा यहाँ से एनालिसिस के अंदर। दैट्स व्हाट आई वांट। तो ये वर्ड इनेट से उठाया मैंने। वर्ड इनेट में सब पूरी जानकारी है कि ये वर्ड के इतने इतने सिनोनिम्स हैं, एंटोनोमिम्स हैं, इसका ये मीनिंग होता है, तो सब उससे रिलेटेड सारे वर्ड हैं उसके पास। ठीक है, तो वहीं से उठाऊंगा मैं और रूट वर्ड निकाल लूंगा। ओके, तो लिमिटाइजेशन स्टेमिंग में ये अंतर है, भाई एक मीनिंगफुल निकालेगा, दूसरा वाला जो है वो हो सकता है कि नॉन मीनिंगफुल भी हो। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं अभी। ओके, तो यहां पर क्या करा, स्टेमिंग, पोर्ट स्टेमर, दैट्स व्हाट आई यूज्ड। एंड हियर आई कॉल्ड द पोर्ट स्टेमर। इस क्लास को मैंने कॉल करा, क्योंकि ये मान के चलिए क्लास ही है, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पोर्ट स्टेमर के नाम से। ठीक है, और एक मेथड मैंने डिफाइन करी कि भाई पहले आप वर्ड को टोकनाइज कर दो, और ये जितने भी वर्ड है उनको स्टेमर के अंदर दे दो, ताकि आपको स्टेम्ड वर्ड मिल जाए, रूट वर्ड मिल जाए, और बाद में उठा के उन सबको ज्वाइन कर देना। ये आपका उद्देश्य है, ये कर दो आप। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और सेंटेंस रिटर्न मार दो, मतलब ये काम करके जस्ट रिटर्न इट, स्टेम्ड सेंटेंस को रिटर्न कर दो। तो वही मैंने करा। ठीक है, यहां पर ओके, हर एक सेंटेंस को लिया, टोकनाइज करा, उसके वर्ड को दिया, देखा कि यार इसकी स्टेमिंग हो सकती है, यदि हो सकती है, इसका रूट वर्ड निकल सकता है, वो निकाल दो। तो अभी मेरे पास स्टॉप वर्ड तो थे ही नहीं, खत्म हो गए मेरे पास। अब कोर वर्ड्स थे जो मेरे काम के थे, उनको स्टेम कर दिया मैंने। फाइन।
स्टेम करने के बाद भाई देख लिया कि ये मिल रहा है मुझे फाइनली स्टेम होने के बाद। ओके, यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं करा, चलो ठीक है, आगे तो कर मैं प्रिंट करूंगा ही, बताता हूँ। ये हो गया। इसके बाद स्टेमिंग करने के बाद देन आई थॉट कि और क्लीनिंग करो डेटा की, कहीं पैटर्न देख लो, और क्योंकि चैलेंजिंग होता है डेटा का पैटर्न, कभी कुछ तो कभी कुछ होता है। ऐसा भी लिखा हो सकता है NIR 3 ML, यानी कि डिजिट जो है वो वर्ड्स या कैरेक्टर्स के बीच में हो सकता है, या कैरेक्टर भी डिजिट्स के बीच में हो सकते हैं। 3 निर्मल 4, तो लिख तो कुछ भी सकता है ना यार, पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है। मुझे मशीन को पैटर्न समझवाना है, ठीक है। तो तभी मैंने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन RE बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये NLP के लिए। फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस थिंग। ओके, तो यहां अब मैं और क्या पैटर्न को एनालिसिस करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी वर्ड ब्रैकेट्स में लिखा हो, या कोई भी वर्ड के बीच में डिजिट आ रहे हो, तो उनको निपटाओ, ठीक है। आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो एनी टेक्स्ट, ओके, एनी टेक्स्ट, I'm matching the sequence of characters between the square brackets। the square brackets के अंदर लिखे गए हैं। ओके, सो आई नीड टू सब्स्टिट्यूट द मैच पैटर्न विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। उसको कोटेशन से कर दो। स्ट्रिप देम रिमूविंग द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस विद द टेक्स्ट। ये आप कर दो, ठीक है। मैच करो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, भाई उसको सब्स्टिट्यूट करो एम्प्टी से, कोटेशन से सिर्फ, दैट्स इट। दूसरी बात, मैंने यहां पर यह भी काम कर रखा है कि यदि ये पैटर्न हो, दैट मीन्स इफ देर इज अ डिजिट बिटवीन द सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि NIRL 3AL, तो 3 एक डिजिट है जो सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बीच में है। या ऐसा भी है S*, यानी कि मैच द सीक्वेंस विद नॉन वाइड स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द डिजिट, यानी डिजिट के पहले या डिजिट के बाद कैरेक्टर लिखे हों, ठीक है। एनी सीक्वेंस ऑफ नॉन वाइट स्पेस, जिसमें कोई वाइट स्पेस ना हो, बस सीधे 3 NIRML या NIRML 4, वो वाला पैटर्न। फिर S* मैचेस एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर दैट फॉलो द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस भी है और उसमें वाइट स्पेस भी है, मतलब खाली स्थान, ये भी है, तो वो वाला पैटर्न। इन सबको पकड़ो आप, ये सारे पैटर्न मैच करो, एंड उसमें सब्सटीट्यूशन करो अगेन टू रिप्लेस द मैच सीक्वेंस विद एम्प्टी स्ट्रिंग। जहां जहां इस प्रकार के पैटर्न मिल रहे हैं, उनको एम्प्टी स्ट्रिंग से सब्सटीट्यूट करो। ये आपको करना पड़ेगा। स्ट्रिप इसलिए है हम यूज कर रहे हैं कि मुझे लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस हटाना है, यानी शुरुआत वाला और आखिरी वाला, ये मुझे हटाना है। तो ये पैटर्न मुझे पकड़ने थे। डिजिट विजिट नहीं होना चाहिए मेरे को। डिजिट का क्या करूंगा, डिजिट कोई वो थोड़ी ना देगा, हेट वेट, ठीक है, या सेंटीमेंट थोड़ी ना देता डिजिट। हटाओ उसको, मुझे तो शब्दों से मतलब है, ठीक है। तो लेकिन सामने वाला तो कुछ भी कलाकारी कर सकता है ना, डिजिट को बीच में फंसा देगा, डिजिट को आगे लिख देगा, पीछे लिख देगा। तो ये मुझे अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन से हटाना है। दैट्स व्हाट द कोड मीन्स। तो ये जितने भी पैटर्न है, ये फॉलो अप करिए आप, और उनको हटा के उनकी जगह सब्सटीट्यूशन करिए, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा। मैं क्लीन कर रहा हूं, और उसके बाद तो डिजिट, और डिजिट भी गए, मैं आगे फिर से डिजिट को हटाऊंगा यदि कुछ बच जाते हैं तो, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हटाऊंगा उसको, ठीक है। अभी तो खैर ये भी हुआ कि इस पैटर्न में यदि आपको डिजिट मिल रहे हैं तो ये रिमूव हो जाएंगे, डिजिट्स हट जाएंगे यहां से। उसके बाद क्या हो रहा है, मैं हाइपर लिंक वगैरह भी हटा रहा हूं। मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये ग्लोबल कोड है, ग्लोबल। ये मत समझ लेना कि सर हेट स्पीच में कि टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग में ये लगेगा, नहीं भाई, ये ग्लोबल है। तुम हेट स्पीच का काम कर रहे हो, फेक न्यूज पे काम कर रहे हो, सेंटीमेंट एनालिसिस पे काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी डेटा हो टेक्स्ट से रिलेटेड, ये जो मैं कोड दूंगा आपको, ये हर किसी पे एप्लीकेबल है टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए। आंख बंद करके यूज करना, ठीक है। फिर आप जो है हाइपरलिंक भी दे रखी हुई रहता है ना, कोई HTTP HTTPS वगैरह लिख देता है वो, ठीक है। ये मेरे को नहीं चाहिए, ये www. वगैरह ये सब मेरे को नहीं चाहिए ना। ये भी एक पैटर्न बन रहा है HTTP HTTPS, इससे मैच करो।
ये स्लैश स्लैश हो, कोलन वगैरह हो, क्योंकि अपन जब लिखते हैं ना वेबसाइट तो उसमें डालते हैं ना HTTP फिर स्लैश वगैरह, ये सब हटाओ। ठीक है, इसका भी पैटर्न मैच करो। फिर ये देखो, द पार्ट ऑफ द मैच विद द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज URL। ठीक है, www. ठीक है, परसेंटेज वगैरह जिसमें URL होता है, तो ये भी मैच करो, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वगैरह भी आते हैं, अरे वो तो क्या होती है, एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग होती है। जब आप कभी URL पे क्लिक करोगे ना, तो दैट विल बी ए लॉन्ग स्ट्रिंग, उसमें बहुत कुछ होता है उठपटांग, कभी एंड परसेंट, तो कभी इक्वल टू, तो कभी क्वेश्चन मार्क, तो ये तो वो सब पूरा होता है। वो कह रहा है तो पूरा मैच कर और निपटा दे इसको, खत्म करो ये काम। मेरे को क्या करना हाइपरलिंक से, ये मेरे को एनालिसिस में काम थोड़ी ना करेगा। स्लैश बी का मतलब होता है दिस इज अ वर्ड बाउंड्री एंश्योरिंग दैट यूआरएल्स मैच विद द होल वर्ड। ठीक है, ये बाउंड्री है, मतलब मैंने जो भी पैटर्न दिया वो पूरा मैच कर गया लिंक से, हाइपर लिंक से, हटा दो, रिमूव इट। ठीक है, इसको भी सब्सटीट्यूट करना है आपको। ठीक है, जो है किससे, जस्ट सब्सटीट्यूट इट विद अ वाइट स्पेस, ये रहा, विद अ वाइट स्पेस से आपको सब्सटीट्यूट करना है। ये वाला आपका कोड है। ठीक है, अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग, लैम्बडा से कॉल कर लिया मैंने, रिमूव यूआरएल करना पड़ता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिटर्न द टेक्स्ट अगेन, क्लीन वाला जिसमें यूआरएल होंगे नहीं अब। तो क्या क्या क्लीनिंग कर दी अभी तक मैंने, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, पंक्चुएशन मार्क हटा दिए, स्टॉप वर्ड हटा दिए, अभी हाइपरलिंक हटा दी, स्टेमिंग कर दी। इतना तो काम मेरे को याद आ रहा है जो कर चुके हैं। डिजिट भी हटा दी मैंने उसमें से। फिर भी अगले वाले कोड में मेरे को जो है तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने सोचा एक काम करो यार, देख लो कहीं कोई डिजिट और तो नहीं बच गया। वैसे तो हटा दिए थे मैंने, पैटर्न जो ऊपर लगाया था उससे मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे सारे डिजिट हट गए होंगे। बट स्टिल व्हाट आई डिड, RE.substitution, यदि कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपको मिल रहा हो, क्या है ये पैटर्न, दिस लाइन यूजेस द सब्स्टिट्यूट फंक्शन टू सब्स्टिट्यूट एनी सीक्वेंस ऑफ डिजिट विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग से उसको रिप्लेस करेंगे, एनी सीक्वेंस ऑफ डिजिट, 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट हो, कहीं से भी चालू हो रहा हो। ठीक है, वॉट एवर, किस स्ट्रिंग में कहीं पर भी, कहीं से भी चालू हो रहा, तो उसको निपटाना है। दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। फाइन, दैट्स व्हाट आई हैव टू डू हियर। ओके, फाइन, ये चीज है। ओके, तो दिस रिप्रेजेंट्स द वर्ड, स्लैश बी का मतलब बाउंड्री होती है, मतलब यहां पर आपको ये नंबर वंबर मिल गए। ओवरऑल एंश्योर दैट द रेगुलर एक्सप्रेशन मैचेस द होल वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 0 to 9। पूरा शब्द, पूरा शब्द जिसमें 0 to 9 के डिजिट्स वगैरह हो, ये पार्ट जैसे मैच हो जाएगा। एक या एक से अधिक डिजिट भी मैच हो जाएंगे। प्रीवियसली शायद मैं डिजिट D+ नहीं DV लिखा, तो यहां पर आप क्या कह रहे हो, 0 to 9+ का मतलब एक या एक से अधिक डिजिट भी हो, कहीं पर भी लिखे हो टेक्स्ट में, वो पकड़ में आ जाएंगे। दिस मैचेस 0 to 9 ऑल, और उनको एम्प्टी से सब्सटीट्यूट कर देगा, ये वाइट स्पेस से सब्सटीट्यूट कर देगा। ओके, तो क्या मतलब हो रहा है, व्हाइट स्पेस से सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास है NIR 3MAL, इसने पकड़ लिया 3 है, 3 को व्हाइट स्पेस से कर दो, तो NIR व्हाइट स्पेस ML, 3 निपटा दिया उसने यहां से। जहां जहां डिजिट मिल रहे हैं, या अभी तक मैं जो भी सब्सटीट्यूशन करते आया हूं, उन सब जगह मैंने व्हाइट स्पेस का नाम लिया। हटाओ उन्हें, उसकी जगह व्हाइट स्पेस रखो, ये काम करना है। ओके, सो खैर डिजिट मेरे ऊपर रिमूव हो गए थे, एडिशनल कोड है, रख के रखिए, चला दीजिएगा, ये कोई हार्म नहीं करेगा। यदि कोई डिजिट बच गए होंगे तो निपटा देगा। उसके बाद क्या होता है, आई गॉट वन मोर पार्ट ऑफ अ कोड, इमोजी वगैरह, जैसे कोई स्माइली स्माइली इंसर्ट कर देता है टेक्स्ट के अंदर। ओके, इमोजी या स्माइली जो भी आप कहें, तो ये उसके क्या हेक्साडेसिमल नोटेशंस हैं। ऐसे तो थे बहुत सारे, मेरे को जो है 4 मेरे हाथ में आए। ओके, 4 काइंड ऑफ पैटर्न, 4 ये यूनिकोड टाइप के जो पैटर्न है ये मुझे मिले इमोजी के। ठीक है, दैट्स व्हाट आई यूज्ड इन माय कोड। ठीक है, तो अगेन वही काम करा, रिमूव इमोजी का मैंने मेथड बनाया, पैटर्न मैंने मेंशन कर दिए। यदि कोई भी इस पैटर्न से मैच करेगा, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज द सेम थिंग हियर। मैं वही काम करने वाला हूँ, अपने सेंटेंस को दूंगा और देखूंगा कि पैटर्न मैच तो नहीं कर रहा, कोई भी इमोजी तो नहीं मिल रहा मुझे, यदि मिल रहा है तो हटाओ उसे भी। ठीक है, तो जैसे ये वाला पैटर्न है U0001F6, ये है, तो ये इट्स अ ग्रुप ऑफ इमोजीज इन अ रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर टू दिस पर्टिकुलर।
ठीक है, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, सच स्माइलिंग फेसेस हैं, या ग्राइनिंग फेसेस हैं, जैसे भी फेसेस बने हो, आड़े टेढ़े जो भी बनते हैं आपके, वो सारा पैटर्न को निपटाएगा ये। फिर यहाँ पर जो है यूनिकोड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, ऑब्जेक्ट्स, अदर मिसलेनियस करेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि वेदर का सिंबल, एरो है, ऑफिस सप्लाईज हैं, ये उनको हटा देगा। ठीक है, ये जो है ये रिमूव करता है सम ट्रांसपोर्टेशन सिंबल्स, ये वाला पैटर्न। ठीक है, सच एस कार, ट्रेन, एयरप्लेन वगैरह, दूसरी व्हीकल जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। ये जो है कंट्री फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जानते हो कि यू आर यूजिंग दिस व्हाट्सएप एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, वहां पर ये अलग अलग टाइप के आपको इमोजी इमोजी सब मिलते हैं। ओके, मुझे ये चार पैटर्न तो मेरे पास थे, तो मैंने इनको ध्यान में रखते इंक्लूड करा, और फिर मैं इनको हटाऊंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू remove the regular expression is compiled using re.compile, and then we are going to use the re.substitution to replace the matched with the empty string। ठीक है, वही empty से जो है मैं उसको replace कर दूंगा। yes, can emoji, okay, can emoji, that's question, can emoji be used in our word embedding models? देखिए, emojis को use नहीं करते थे, they signify the emotions, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये सिग्निफाई करते हैं इमोशंस। लेकिन अभी जो मेरे पास है अवेलेबल टेक्स्ट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में, मेरे पास टेक्स्ट को ध्यान देना है, इमोजी को ध्यान नहीं देना है मुझे, सोहेल। ओके, मेरा कंसर्न जो मेरे पास है, मैंने क्या लिया, वर्ड नेट डेटा लिया। तो वर्ड नेट में इमोजी का कोई मेंशन नहीं करा उन्होंने कि यदि स्माइली है तो उसको स्माइली लिख के दे रहा है वो। यदि आपके पास ऐसा डेटाबेस हो, ठीक है, जिसमें इनका मीनिंग ये होता है, ठीक है, देन यू कैन यूज इट, कोई इशू नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसी ऐसी मेरे पास फाइल होना चाहिए जिससे मैं मैच कर लूं अपने टेक्स्ट को, अपने डेटा को, और उसका मीनिंग समझ लूं। यू शुड हैव सम प्री ट्रेंड। यदि नहीं है तो फिर अभी कोई इशू नहीं, मेरे पास अभी कुछ ऐसा था नहीं, तो मैं उनको हटा रहा हूं। सो द कंप्लीट डील इज बेस्ड अपॉन द टेक्स्ट, द कंप्लीट डील इज बेस्ड अपॉन द वर्ड्स विच आर यूज इन माई सेंटेंस। नो इमोजी, नथिंग, नो डिजिट्स, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मैंने करा, इमोजी भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद क्या है, आई एम गोइंग टू सेंटेंस में से अगेन मैं जो है कुछ और पैटर्न है। ठीक है, ये जो पैटर्न है, यहाँ पर ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, ठीक है, विद प्लस साइन वगैरह। तो दिस पार्ट ऑफ द सब्सटीट्यूशन, here we are going to perform a regular expression substitution on each sentence। s plus means matching one or more white space characters, जैसे कि जो है सिंगल अल्फाबेटिक करेक्टर है, लोअर केस में अपर केस में है, यहाँ पर कोई भी करेक्टर होगा अपर केस में लोअर केस में, चाहे वो जैसा भी है। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू मैच single of them, and this match one or more white space characters again। so this is a replacement string विच विल रिमूव अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे आपके पास अ लिखा हो, कैपिटल ए लिखा हो, जो भी है, जो भी लिखा हो, तो सिंगल यदि कोई होगा अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है, सराउंडेड बाय वाइट स्पेस, उनको मुझे निपटाना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ऐसा लिखा हो, वाइट स्पेस ए, वाइट स्पेस, हटाओ इसे। ठीक है, क्या करूंगा मैं इसका, ये मेरे को थोड़ी ना देगा कोई हेट स्पीच या सेंटीमेंट वेंटीमेंट, कुछ भी तो नहीं देगा। तो सिंगल कैरेक्टर यदि कहीं लिखा छूट गया हो, जो भी है, जैसे आई लिखा है, वाइट स्पेस है आगे पीछे, हटा दो उसको, जरूरत नहीं। ठीक, तो एक ये वाला पैटर्न भी है। पैटर्न तो कई हो सकते हैं, सैकड़ों पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये क्लीनिंग करने के बाद फिर कई बार पकड़ में आता है कि सर कोई ये पैटर्न तो छूट ही गया, हो चुका है मेरे साथ ऐसा। ठीक है, ये पूरी क्लीनिंग लगा दी मैंने, उसके बाद भी फिर डेटा का कोई पैटर्न समझ में वो छूट गया था एनालिसिस में। ओके, देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो फिर बाद में उसको हटाने के लिए फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का नया कोड बनाओ, उसको हटाओ। ओके, खैर एनीवेज, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैक्स टू मैक्स आपको पैटर्न दे सकूँ जो आप अपने डेटा पर यूज़ कर सकें। ये भी हटा रहा हूँ मैं। फिर ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग, ये है एस प्लस, और यहाँ पर मैं वाइट स्पेसेस से करूँगा। ये क्या कहना चाह रहा है, आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ रेगुलर एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूशन ऑन ईच सेंटेंस एंड दैट इज हैविंग वन और मोर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। द रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग इज अ सिंगल स्पेस। जैसे कि आपके पास वही है, या आपके पास एक से अधिक यदि वाइट स्पेस हो,
ठीक है, जैसे मैंने लिखा है माई डैश डैश नेम डैश 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 एस, तो यार ये 2 वाइट स्पेसेस हो गए, यहाँ पर 3 वाइट स्पेसेस हो गए, ये नहीं चाहता मैं, एक वाइट स्पेस हो तो चलेगा, ये दो दो तीन तीन वाइट स्पेसेस का क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये भी टोकनाइजेशन के अंदर पकड़ाई में आएगा, तो वाइट स्पेसेस क्या करूंगा मैं इसका, आई डोंट वांट दिस थिंग। ठीक है, तो आई वांट अ सिंगल वाइट स्पेसेस, तो उसका भी जो है यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। ठीक है, आई नीड टू रिमूव इट, फाइन, कर दिया कोड फॉर द रिमूवल ऑफ इट, इतनी क्लीनिंग करी है मैंने। ठीक है, और फिर ये डीएफ न्यू दिखा रहा हूं आपको ये क्लीन करने के बाद, दिस इज माई क्लीन्ड डेटा। ओके, ये इमेज का नाम है, इसका तो कोई छेड़छाड़ करी नहीं है मैंने, हमने जो कुछ करा है वो सेंटेंस के साथ करा है। तो ऑफिस बर्नी सेंडर ड्रिंक गेम एवरी टाइम, कुछ भी है, अब देख लीजिए। अब क्या है, ये स्टेम्ड डेटा है ना, स्टेमिंग करिए तो मीनिंगफुल वर्ड, मैंने पहले ही कहा था स्टेमिंग करोगे तो मीनिंगफुल मिले ना मिले। क्या हो रहा था, मैं तो लिमिटाइजर ही यूज करना चाह रहा था, मैं यदि जुपिटर नोटबुक चलाता ना तो वहां पर तो मैं स्टेमिंग ही करता हूँ, सॉरी लिमिटाइजेशन करता हूँ, वहां तो मीनिंगफुल वर्ड मिलता है। क्या हुआ, लिमिटाइजर यहाँ नहीं चल रहा था केगल पे, मेरे को एरर फेंक रहा था वो, तो मजबूरी में मेरे को स्टेमिंग यूज करना पड़ा, पोर्ट स्टेमर, नहीं तो मैं लिमिटाइजर ही यूज करता हूँ। खैर एनीवेज वो तो एक ही बात है, चाहे कुछ भी कहो आप, और निकालना तो रूट वर्ड ही है। ओके, तो ये देखिए आपके पास ये सारे जो है इमेज में लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट था सब क्लीन कर दिया हमने उठा के। ठीक है, रिकॉर्डेड जो भी हो सकता था पॉसिबल वो हमने कर दिया। ओके, और ये उसके सामने लेबल है, ऑफेंसिव नॉन ऑफेंसिव जो भी है, ये मेरा क्लीन है पूरा। फिर इसका मैंने जो है अभी फिर वाइट स्पेसेस मेरे को ध्यान ये पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, तो पंक्चुएशन तो वैसे ही मैं रिमूव कर चुका हूँ, हो गए हैं सारे, अब दिख भी रहे हैं कि कोई पंक्चुएशन वंक्चुएशन है नहीं, आप चाहें तो इस कोड को रिमूव कर सकते हैं। हुआ ये था कि व्हेन आई वाज डूइंग दिस पार्ट ऑफ कोडिंग ना, तो जब मैंने पंक्चुएशन मार्क रिमूव करना था ना, तो मैंने सेंटेंस की जगह लेबल लिख दिया था। तो जब मैं फाइनल यहाँ तक आया सॉल्व करते हुए, मुझे लगा यार पंक्चुएशन तो रिमूव हुए ही नहीं है, क्या गड़बड़ हो गई। देन अगेन आई गो बैक, वहाँ चेक करा, वहाँ सेंटेंस की जगह लेबल लिख दिया था, तो लेबल के पंक्चुएशन रिमूव करके बैठ गया था मैं। तो आई थॉट अरे ये तो गलती हो गई, तो वहाँ लाइन में मतलब लेबल की जगह सेंटेंस करा। ठीक है, तो ये फिर जो है एडिशनल कोड है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इसकी, पंक्चुएशन ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर ये पैटर्न वाली बात कर रही है कि /w/s ये पंक्चुएशन का पैटर्न है। ठीक है, /w/s दिस लाइन डिफाइंस अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न दैट मैच एनी कैरेक्टर इज नॉट अ वर्ड कैरेक्टर। ठीक है, यदि वो वर्ड नहीं है, वर्ड का कैरेक्टर नहीं है, तो वो सीधे स्पेशल है। ठीक है, वो सीधा स्पेशल है। ठीक है, दैट मीन /w मैचेस अ वर्ड, /s मैचेस अ वाइट स्पेस कैरेक्टर, टैब स्पेस ये इनसे मैच करता है। ठीक है, /w का मतलब ये है लेटर डिजिट अंडरस्कोर, /s का मतलब ये है वाइट स्पेस, और ये जो है पावर का सिंबल जो है, ये नेगेटेड कैरेक्टर जो है, ये इट मैचेस एनी कैरेक्टर नॉट लिस्टेड इनसाइड द ब्रैकेट, कोई भी कैरेक्टर जो कि ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड ना हो। ठीक है, तो यदि ये सब नहीं होंगे तो फिर पंक्चुएशन होगा। यदि इनमें से कुछ भी नहीं है, लेटर नहीं है, डिजिट नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है, स्पेस नहीं है, टैब नहीं है, न्यू लाइन नहीं है, तो फिर तो पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। तो ये उल्टा चल रहा है इनफैक्ट, और हम सीधे चले थे। सीधे में क्या, मैंने पहले पंक्चुएशन डाउनलोड ही कर लिए थे उठा के, इंग्लिश वाले। ठीक है, वो कर लिए थे, और फिर बोला था इससे मैच कर ले, यदि इससे कुछ मैच होता है तो उसको आप हटा देना, और नहीं होता तो मेरे पास रख लेना। ये अल्टरनेटिव कोड है उसका। ठीक है, हमारा पंक्चुएशन वाला जो था वो शुरुआती करी थी हमने पंक्चुएशन में। ओके, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले तो लोअर स्पेस में करा था और ये मैंने पंक्चुएशन ले लिए थे, ये इतने पंक्चुएशन है। ठीक है, और ये चेक कर लिया लूप लगा के कि कोई मैच तो नहीं कर रहा इनसे, यदि कर रहा है तो पंक्चुएशन, नहीं कर रहा है तो भाई उसको लिस्ट के अंदर रख लो मेरे पास, कीप इट। वो कर रहा तो इग्नोर कर दो, इट्स अ सिंपल कोड। बाकी ये थोड़ा सा आपको, क्यों क्या रहता है, पैटर्न तो मुझे ही याद नहीं रहते। ओके, वट एवर द कोड आई मेड आई विल कीप इट, वो मैं रखूंगा।
अपने रेफरेंस के लिए। तो दिस इज माय रेफरेंस कोड। ठीक है, तो पैटर्न याद रहे ना रहे जो भी है, लेकिन आप जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ोगे आपको पता चलेगा डी का मतलब होता है डिजिट, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। ठीक है, उसमें भी स्मॉल डी, कैपिटल डी, डी प्लस, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू प्लस, कैपिटल डब्ल्यू प्लस। भाई रेगुलर एक्सप्रेशन कोई छोटा मोटा नहीं है, अच्छी खासी कहानी है इसकी। ठीक है, तभी आप थोड़ा सा एनएलपी यदि कर रहे हैं तैयारी तो रेगुलर एक्सप्रेशन की कमांड होनी चाहिए। ओके, ये पैटर्न बताता है। तो इस टाइप के कुछ जो पैटर्न थे मेरे पास अवेलेबल, मैंने आपको दिए, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ तक मेरा डेटा क्लीन हो चुका है, आपको नजर आ रहा है। अब मैं वर्ड क्लाउड बना सकता हूँ। ठीक है, आई कैन मेक सम विजुअल्स बेस्ड अपॉन इट, जो हम अपने रिसर्च पेपर के अंदर यूज करते हैं। ओके, वर्ड क्लाउड आपको दिखाने पड़ेंगे अपने पेपर में। तो पहले तो मैंने जो वर्ड क्लाउड बनाया ये ओवरऑल बनाया है। ठीक है, ऑफेंसिव नॉन ऑफेंसिव के रिस्पेक्ट में नहीं, ओवरऑल वर्ड क्लाउड बनाया। तो क्या करा मैंने, आई टुक अ टेक्स्ट डेटा दैट इज इक्वल टू जॉइन, जॉइन डीएफ सेंटेंस, यानी जितने भी सेंटेंस है सबको ज्वाइन कर लो, जस्ट ज्वाइन ऑल ऑफ देम विद द वाइट स्पेसेस, सबको उठा के ज्वाइन करो। जैसे मेरे पास तो रो में एक एक रो में एक एक सेंटेंस लिखा हुआ था, अब मैंने उठा के उसको पूरे को ज्वाइन कर दिया, कंप्लीट पैकेज पूरा बना दिया। और फिर मैं कह रहा हूं कि वर्ड क्लाउड बनाना है, बैकग्राउंड वाइट रखो। ठीक है, और जो मेरा टेक्स्ट डेटा है ये जो ज्वाइन करने के बाद मिला उसके ऊपर वर्ड क्लाउड बनाना है। वर्ड क्लाउड आपको पता होगा कि इफ एनी ऑफ द वर्ड हुज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इज मोर, ज्यादा है तो वो बड़ा दिखता है। ठीक है, तो देखिए ट्रंप जो सबसे ज्यादा यूज हुआ वाला वर्ड है, तो ये बड़ा दिख रहा है। बर्नी डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सो दैट हैज बीन यूज अ लॉट, तभी बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, कमेंट, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं यहाँ पर, सपोर्ट, हिलरी क्लिंटन, जो दिख रहे हैं। और जो शब्द छोटे होंगे वो कम यूज किए गए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। वर्ड क्लाउड में यही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल वर्ड क्लाउड बनाया अभी। अगले में एक काम करा मैंने, आई वॉन्ट टू ओनली टेक द डेटा विच आर लेबल्ड एज नॉन ऑफेंसिव। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस लो जो नॉन ऑफेंसिव लेबल है जिनका, उनका वर्ड क्लाउड बनाओ। ठीक है, ये करना रहता है आपको। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो चाहे वो फेक न्यूज का हो, चाहे वो सेंटिमेंट एनालिसिस का हो, अभी आपके पास हेट स्पीच का है। ओके, तो जस्ट सिलेक्ट दोस टेक्स्ट, पहले तो पूरे का बना दिया, अब आप क्या कर रहे हो, जो नॉन ऑफेंसिव है उसका सेंटेंस उठा रहे हो। ओके, तो बाकी खेल वही है। वंस यू गॉट दिस नॉन ऑफेंसिव टेक्स्ट डेटा, उसको उठा के यहां पर रखो, और जो ऊपर कोड था वो एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। यू डू इट। ठीक है, वर्ड क्लाउड बनाना है, बैकग्राउंड वाइट रखना है, जनरेट करो भाई। ये प्लॉट का साइज है 30 10, इतने विथ हाइट दे दो। ठीक है, उसको शो करो, वर्ड क्लाउड को शो करो, एक्सेस नहीं दिखाने का। आप फिगर को सेव भी कर सकते हो, यू कैन सेव इट दिस फिगर एंड शो इट। तो ये जो इमेज है ये सेव भी हो जाएगी मेरे पास केगल में, ऐसे सेव कर सकते हो, plt.save फिगर जो बनाया उसको सेव कर दो, ताकि मतलब आपको अच्छी क्वालिटी इमेज मिले, इसको डाउनलोड करके अपने रिसर्च पेपर में लगा देना। दैट्स व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। ओके, कर सकते हो आप। ओके, फाइन। तो ये नॉन ऑफेंसिव का बन गया, ये रहा। ओके, सो दोज वर्ड्स विच आर नॉट ऑफेंसिव, जो हम नहीं कर रहे हैं, उनका बन गया। देन फिर आगे आपने सेम कोड को कॉपी करो, पेस्ट कर दो नीचे, और ऑफेंसिव की जगह, नॉन ऑफेंसिव की जगह ऑफेंसिव कर दो, बस एक चेंज करना है, जस्ट यूज ऑफेंसिव। तो अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑफेंसिव लेबल्ड है वो पिकअप हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, वो वाला डेटा बन जाएगा। ओके, एंड आई एम गोइंग टू जनरेट द वर्ड क्लाउड बेस्ड अपॉन, ये उसके बेसिस पर वर्ड क्लाउड बन गया। ओके, इसको भी मैंने सेव करा है, ऑफेंसिव टेक्स्ट डेटा। ठीक है, वर्ड क्लाउड, इसको भी मैंने सेव करा है, बाद में डाउनलोड करके अपने रिसर्च पेपर में लगा देंगे। ओके, यहाँ तक वर्ड क्लाउड भी बन गया।
ये बनने के बाद ऑलराइट, अब कलाकारी शुरू होती है। देखिए, नाउ व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। अपन अपने मेन गोल पर आते हैं। अभी इमेज के साथ तो सर कुछ करा ही नहीं है, अभी जो कुछ करा है टेक्स्ट के साथ करा है। इमेज के साथ भी हमें सर कुछ ना कुछ करना रहेगा। सो व्हाट वी कैन डू विद रिस्पेक्ट टू द इमेजेस, अभी मेरे पास पूरा क्लीन डेटा है, ठीक है, टेक्स्ट वाला, उसमें कुछ बचा नहीं है। ओके, आई कैन प्रोसीड अहेड फॉर द एनालिसिस। लेकिन सर एक बात है, इमेज के साथ क्या करोगे आप, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द इमेज। इमेज की भी तो प्री प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। तो अब बताते हैं इमेज की प्री प्रोसेसिंग में क्या कर सकता हूँ। तो इमेज मैंने आपको दिखाया था, ये आपका इमेज का डेटा है। ओके, ये इमेजेस हैं आपके पास, पीएनजी इमेजेस हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन सी, दीज आर द पीएनजी इमेजेस। ऑलराइट, अब इनका रेजोल्यूशन जो है वो अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनकी साइजेस भी अलग अलग की हैं ये इमेजेस। ओके, सब कुछ इनका अलग है। तो प्री प्रोसेसिंग में व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माय एंड, क्या करना चाहूंगा मैं CV2 इंपोर्ट कर रहा हूं पहले तो, इंपोर्ट CV2। फिर मैंने एक मेथड बनाई है, लोड एंड प्री प्रोसेस इमेजेस, ये मैंने मेथड बनाई। इसके अंदर मैं इमेज का फोल्डर, यानी वो इमेज कहां पर है, किस नाम की है, उसको मैं टारगेट साइज में कन्वर्ट करूंगा, यानी टारगेट रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करूंगा। 128 128 224 224 256 250, मैं चाहता हूं सारी इमेजेस यूनिफॉर्म हो। यदि इमेज का रेजोल्यूशन सेम नहीं होगा ना, तो वो काम नहीं होगा आपका, ठीक है। दैट शुड बी कन्वर्टेड इन अ सेम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये करना चाह रहा हूं, तो एक मेथड बनाया मैंने लोड एंड प्री प्रोसेस के नाम से, ठीक। इसके अंदर एम्प्टी लिस्ट ले ली, दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ द इमेजेस, ये ले लिया। फिर मैं लूप लगा रहा हूं, फॉर इमेज नेम इन इमेज नेम्स, ठीक है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, जिस फोल्डर में वो इमेज है, जो उसका नाम है इमेज का, वट एवर बी द नेम ऑफ द इमेज, जिस फोल्डर के अंदर है, आप भाई उसको रीड करिए, रीड दैट इमेज। यदि इमेज रीड हो गई, यानी है इमेज इज प्रेजेंट, यदि रीड हो गई तो उसको रीसाइज करो अपने टारगेट के अंदर, कन्वर्ट या रीसाइज द इमेज इनटू टारगेट साइज, जो कि आपने दिया है मैंने दिया अपने मन से 224 का, इतना रेजोल्यूशन में देके चल रहा हूं, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करो इसके अंदर इस साइज में, और उसको नॉर्मलाइज भी करो, 255 से डिवाइड करो, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ये काम करो और उसको उठा के अपेंड कर दो मेरी एम्प्टी इमेजेस की लिस्ट में, ठीक है। ये काम आपको करना है। ओके, रीड करना और उसको रीसाइज करना, उसको नॉर्मलाइज करना, और बाद में अपेंड कर देना। दिस इज द प्री प्रोसेसिंग विच यू हैव टू डू विद द इमेजेस। ओके, अब कैसे करोगे, आपके पास इमेज है कहां पे, वेयर द इमेजेस आर प्रेजेंट। तो इमेजेस मेरे पास है डेटा सेट में, लेबल्ड इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये इमेजेस हैं, 00DJN.png, ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं, ठीक है। अब इमेजेस तो मेरे पास बहुत सारी हैं, दीज इमेजेस आर सब्जेक्ट टू माय ट्रेनिंग डेटा ऑल्सो, टेस्टिंग डेटा ऑल्सो एंड वैलिडेशन ऑल्सो। आप देखें टोटल 718 मोर ये बता रहा है, तो कुल मिला के आप मान के चलो कि होंगी 750 इमेजेस होंगी आपके पास। मेरे पास ट्रेनिंग डेटा तो 445 का है, तो मेरे को 445 डेटा जो ट्रेनिंग डेटा है उसी के सामने जो लिखी गई हैं इमेज वही चाहिए मेरे को, बाकी सारी दूसरी इमेजेस थोड़ी ना चाहिए मुझे, उनको थोड़ी ना मैं अभी कुछ काम करने वाला हूं। आप समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम सेइंग यू दैट करंटली माय डेटा, यदि बात करूं मैं, तो है मेरा डेटा ये, यहां पर टेक्स्ट है जो कि क्लीन हो चुका है, ये इमेज है, ठीक है, और ये लेबल है। ओके, तो 445 का डेटा है मेरा, ये जो पूरा है डेटा 445 का है। मेरे को वही इमेज चाहिए जिसका टेक्स्ट मैं क्लीन करके बैठा हूं, ध्यान रखिएगा, कोई दूसरी इमेज मत उठा लेना। तो ये इमेजेस की एंट्री यहां पर अवेलेबल है कि ये रही इमेज डॉट पीएनजी, ये उसका टेक्स्ट था, ये उसका लेबल था।
ये अगेन इमेज डॉट पीएनजी, ये उसका टेक्स्ट था, ये उसका लेबल था, तो मेरे को वही वाली इमेज चाहिए, नॉट अदर। ठीक है, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस होंगी। तो अभी क्वेश्चन आया भी था कुछ देर पहले कि सर मैं टेक्स्ट पे कर रहा हूं और इमेजेस का क्या सीन रहेगा। तो आपका पास जो टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट अलग हो सकता है, ठीक है, नॉट एन इश्यू, यू कैन हैव अ डिफरेंट टेक्स्ट, यू कैन हैव अ डिफरेंट इमेज। मल्टी मॉडल बनाना है तो यार मेरे हिसाब से तो ये एक सही अप्रोच फॉलो कर रहा है। जो इमेज है उसी का टेक्स्ट इसने कैप्चर कर लिया। ओके, अभी आपको ढेरों इमेजेस मिल जाएंगी। एक प्रोजेक्ट और बनता है सरकाजम डिटेक्शन, उसमें भी अपन यही मल्टी मॉडल अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, सरकास्टिक है तो आप देख लो क्या टेक्स्ट लिखा गया, एक्सट्रैक्ट करो टेक्स्ट को, और जो है इमेज भी आ गई, टेक्स्ट भी आ गया, दोनों चीज आ गई। ओके, तो यहाँ अभी इमेज और टेक्स्ट दोनों सेम कंटेक्स्ट में है, मतलब जो इमेज पर टेक्स्ट लिखा है उसी को अपन ने क्लीन करा है और वही इमेज में ढूंढने मतलब निकाल के उसी की प्री प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए लॉजिक क्या बैठेगा, ये लगाना पड़ेगा। एक काम करा मैंने, देखिए, इमेज नेम्स इक्वल टू डीएफ इमेज नेम, यानी जो मेरी डेटा फ्रेम है ना, उसमें जो इमेज का नाम है वो मैंने दे दिया कि ये पकड़, ये इमेज नेम है, और ये आपका इमेज का फोल्डर का पाथ है जो भी मैं दिखा रहा था आपको, ये इमेज का फोल्डर का पाथ है ये। ठीक, ये मैं पूरा कॉपी करा है मैंने। ओके, आई डिड कॉपी दिस कंप्लीट पाथ। ठीक है, तो देख लो क्या पाथ है, केगल में इनपुट में हेट स्पीड डिटेक्शन में डेटा सेट में लेबल इमेजेस, ये रहा लेबल्ड इमेजेस, ये पूरा पाथ मैंने कॉपी करा। ये मेरा टारगेट था जिस रेजोल्यूशन मुझे कन्वर्ट करना है। फिर मैंने प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या करा, ये पाथ दे दिया, फोल्डर पाथ दे दिया, इमेज का नाम दे दिया, इमेज का नाम जो कि ये सारी इमेजेस हैं जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा में है, और विड्थ और हाइट दे दी 224 224 ये दे दी, और बोला कि इसकी प्री प्रोसेसिंग करो, यानी कि उसको क्या करो आप 224 में कन्वर्ट करो, रीसाइज करो, उसको नॉर्मलाइज कर दो और उसको अपेंड कर दो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, ये काम करना है। कलर्ड इमेजेस है वो, मुझे लग रहा है। ओके, देख ही रहे हो आप, ऑल इमेजेस आर कलरफुल इमेजेस। ठीक है, तो कोई ग्रे स्केल में भी कोई कन्वर्ट नहीं करना मुझे, कलर स्केल कलर इमेजेस हैं वो। ठीक है, तो मैं इस प्री प्रोसेसिंग को फॉलो अप करूंगा। ठीक है ना, मुझे कोई अब अच्छा, कई कई और ऑपरेशन भी होते हैं सर, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दो, वर्टिकल फ्लिप कर दो, जो कुछ और यदि ट्रांसफॉर्मेशन लगा, वो जरूरत ही नहीं ना मेरे को, कहीं कोई लग ही नहीं रहा ऐसा काम। ठीक है, द काइंड ऑफ डेटा विच आई एम अवेलेबल आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क। ओके, ठीक है, तो सोहेल कह रहा है ओके सर, फाइन, ये मुझे करना पड़ेगा। यस जुबिन सर, आज द क्वेश्चन। Like if you divide by 255, what will be the result of image? सर नॉर्मलाइज Image होना चाहिए, divided by डिवाइड बाय 255, दिस शुड बी अ नॉर्मलाइज्ड इमेज 0 से 1 के बीच में। it will, it will be image or it will be a pixel or सर some 0 value बिटवीन of 0 to 1, बिटवीन 0 to 1 numerical value, right? ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 to 1। Okay. ओके, यही हमारा नॉर्मलाइज करके देते हैं सर अपन डेटा। ओके सर, दिस वी स्टडीड अपन अपनी जनरेटिव एआई क्लास के अंदर भी पढ़ा सर, कल ही पढ़ा था मैंने, बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। I'm asking. No, I'm asking the output. It will be in a numerical हाँ form or न्यूमेरिकल in सर, the न्यूमेरिकल ऑब्वियसली सर, न्यूमेरिकल क्या होगा सर, एवरीथिंग इज न्यूमेरिकल सर, बिकॉज मॉडल्स डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इमेज सर, व्हाट इज टेक्स्ट, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता सर। एवरीथिंग विल बी इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट सर। मुझे अभी टेक्स्ट को भी न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आगे करूंगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करूंगा। ओके सर, सो एवरीथिंग विल बी इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट। ये देखिए ना, करा ना मैंने, क्या रिटर्न क्या कर रहा हूँ, देखिए सर, np डॉट अरे इमेजेस, अरे तो सर न्यूमेरिकल वैल्यू है ना सर, ये रिटर्न कर रहा हूं मैं। तो इमेजेस को नॉर्मलाइज करके उनकी जो अरे वैल्यू है वो मैं रिटर्न कर रहा हूं, और वो मैं चिपका रहा हूं कहां पर, इसमें इमेजेस की जो एम्प्टी लिस्ट है, आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दम, पूरी अरे वैल्यूज मैं उनकी यहां पर ऐड करूंगा। ओके सर, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल सर, यस। ठीक है, फाइन, तो ये हमने करा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है नेक्स्ट। तो इमेज की प्री प्रोसेसिंग कर ली मैंने। अब रुकिए ज़रा, बीच में कुछ लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करी थी, ये बताना भूल गया।
भूला नहीं, मैंने स्किप करी थी। देखिए, टेंसर फ्लो से प्री प्रोसेसिंग से पैड सीक्वेंसेस उठा रहा हूं, टेंसर फ्लो से मॉडल उठा रहा हूं, टेंसर फ्लो केरास से इनपुट लेयर उठा रहा हूं, एम्बेडिंग लेयर उठा रहा हूं, एलएसटीएम उठा रहा हूं, कन्वोल्यूशन 2D उठा रहा हूं, पूलिंग उठा रहा हूं, फ्लैटन, कॉन्कैटिनेशन और ये डेंस लेयर सब उठा रहा हूं। ठीक है, क्यों, क्या कारण है इनको लेने का? क्योंकि ऑब्वियसली डीप लर्निंग मुझे मॉडल बनाना है, आर्किटेक्चर बनाना है। तो पैड सीक्वेंसेस क्या होता है? तो पैड सीक्वेंसेस ये है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर मुझे अपने डेटा को सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई विल बी गिविंग डेटा इन अ फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस, क्योंकि आप जो मॉडल है यूज करने वाले हो, जो आर्किटेक्चर यूज करने वाले हो, एलएसटीएम बाई एलएसटीएम, उसकी एक्सपेक्टेशन ही यही होती है कि आप मेरे को डेटा सीक्वेंस में दो। तो आई विल बी कन्वर्टिंग डेटा इनटू सीक्वेंस। ओके, सो पैड सीक्वेंसेस का मतलब यह है एडिंग जीरो और ट्रंकेट सीक्वेंस टू अ मैक्सिमम लेंथ। आपने बोला कि मेरा जो डेटा है उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, 100 तक की लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे लेट मी राइट अ सेंटेंस, अगेन मैं आ रहा हूं, मैंने कहा कि मैक्सिमम लेंथ किसी भी सेंटेंस की, लेट अस सपोज 100 होनी चाहिए। ओके, आई एम राइटिंग माई नेम इज निर्मल। तो यार ये तो 100 वर्ड्स तो है नहीं इसके अंदर, या 100 जो भी वो लेकर चला। सीक्वेंस का मतलब या तो कैरेक्टर्स वाइज कह रहा है, वर्ड वाइज कह रहा है, जो भी आप इंटरप्रेट करें इसे। लेट अस सपोज कैरेक्टर वाइज हम बात कर रहे हैं, 100 होने चाहिए। यदि नहीं है, यदि नहीं है 100 तक, मैक्स लेंथ इसके 100 नहीं है, तो ये क्या करेगा, पीछे जीरो ऐड कर देगा इसके। दैट इज कॉल्ड स्पैट सीक्वेंसिंग। और यदि 100 से ज्यादा है तो ट्रंकेट कर देगा ये, यानी काट देगा आगे का जितने भी वर्ड्स हैं, इट विल रिमूव ऑल ऑफ देम। ओके, मुझे मैक्स लेंथ 100 चाहिए तो मुझे 100 ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ पैट सीक्वेंसिंग, क्योंकि मैं यूनिफॉर्मिटी चाहता हूं डेटा के अंदर। आई डोंट वांट कि कोई सेंटेंस 10 वर्ड्स का हो, कोई सेंटेंस 100 वर्ड्स का हो, कोई सेंटेंस 200 वर्ड्स का हो, नहीं, ये नहीं चलेगा। आई नीड टू परफॉर्म द पैट सीक्वेंसिंग। ओके, यस प्लीज आस्क द क्वेश्चन इफ एनीथिंग, और या कोई कमेंट, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ सीक्वेंस क्रिएटेड? वो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही होगा सोहेल। देखिए, अभी हम अप्लाई करेंगे, जस्ट कॉल करा है मैंने इसे। ठीक है, मैंने इंपोर्ट करा है इस लाइब्रेरी को। ओके, तो जो है मैं न्यूमेरिकल में ही कन्वर्ट करूंगा इसको, टेक्स्ट भी न्यूमेरिक्स में जाने वाला है। तभी कह रहा है ना, एडिंग जीरो, एडिंग जीरो और ट्रंकेशन होगा टू मैक्सिमम लेंथ तक की इंश्योरिटी करना है, और बस वहां उसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो है जीरो ऐड करें यदि सेंटेंस छोटा है, और बड़ा है सेंटेंस तो आगे का निपटा दो, सेंटेंस में आगे कुछ नहीं चाहिए मुझे। दैट इज पैट सीक्वेंसिंग। ओके, टेंसर फ्लो से मॉडल ले लेने का मतलब है कि मॉडल बनाना, सिक्वेंशियल मॉडल बनाते हो, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू टेक। लेयर ले लेना, ठीक है, ये सारी लेयर मैं ऐड करूंगा। इनपुट लेयर पर मैं डेटा लूंगा, इनपुट डेटा लूंगा। एम्बेडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट मींस इट इज यूज्ड टू लर्न एम्बेडिंग्स फ्रॉम द इनपुट डेटा, टिपिकली यूज इन एनएलपी टू कन्वर्ट इंटीजर एनकोडेड इनपुट सीक्वेंस इनटू डेंस वेक्टर्स। तो एम्बेडिंग का मतलब इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना। इंटीजर एनकोडेड, तो यदि आप इंटीजर एनकोडेड है, इंटीजर ऑब्वियसली इंटीजर एनकोडिंग ही तो करोगे आप। यहाँ कोई ये थोड़ी ना चलेगा माई नेम इज निर्मल, वो तो एनकोडिंग करता है इसकी। ठीक है, वो ये बोलेगा, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज निर्मल, वो बोलेगा माई 0 नेम 1 इज 2 और निर्मल 3, ऐसा बोलता है वो। और फिर वो इसके वेक्टर बना रहा है, इसको वेक्टराइज कर रहा है वो। ओके, वेक्टराइजेशन, भाई मैं लिखूंगा माई कॉमा 0 इज समथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे मैं कहूं कि पेज, पहले वाले पेज पर ये जो माई वर्ड है यहां पर मौजूद है, वेक्टराइजेशन। तो एम्बेडिंग्स विल डू दिस टास्क। तो इंटीजर एनकोडेड जो आपका डेटा है, ठीक है, यानी आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उस वर्ड का दे रहे हो आप। ठीक है, द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क टू कन्वर्ट इंटीजर एनकोडेड इनपुट सीक्वेंस, ठीक है, इंटीजर एनकोडेड इनपुट सीक्वेंस को डेंस वेक्टर में कन्वर्ट करना है उसको। ओके, डेंस यानी लेंथ बड़ी होगी, बड़ी, एक बहुत बड़े वेक्टर बन रहे होंगे, ये वेक्टराइजेशन होगा यहाँ पर, ये एम्बेडिंग करते हैं। और एम्बेडिंग तो भाई ऐसा है कि एलएलएम में भी खास रोल प्ले करती है। आप तो प्रॉम्प्ट देते हो एलएलएम के अंदर, लिख के देते हो कि ये मुझे कंटेंट बना के दे दे,
वही एनकोडिंग एम्बेडिंग ये परफॉर्म होता है वहां पे पहले, फिर बाद में आपकी अटेंशन मैकेनिज्म और दूसरी चीजें होती हैं। ओके, तो एम्बेडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बेसिक्स है, इसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट कर लिया, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं करा, उसको अनोटेट करा है न्यूमेरिकल से। आई असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट, अ यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू आई विल बी असाइनिंग टू देम, और फिर मैं उसकी क्या करूंगा, एक बहुत लंबी चौड़ी एक वो बनाऊंगा मैट्रिक्स। वो कह रहा है ना एम्बेडिंग कोई डेंस वेक्टर है, ये करूंगा मैं, बहुत लंबी चौड़ी जो है वो एक मैट्रिक्स बनेगी, ये इंटीजर एनकोडिंग्स की। यही है डेंस वेक्टर्स, एम्बेडिंग जिसकी बात वो कर रहा है। ओके, तो टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट तो करना है, करना पड़ेगा, मैंडेटरी। ठीक है, हाउ द एम्बेडिंग डिफरेंट फ्रॉम टीएफ-आईडीएफ, टीएफ-आईडीएफ में भी यही करना रहता है। ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में भी आप यही कर रहे हैं, न्यूमेरिकल जो है एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। ऑलराइट, ये आपकी जो अप्रोच है एम्बेडिंग वाली, ठीक है, उसके अंदर आप जो है टीएफ-आईडीएफ में आप एक डॉक्यूमेंट लेते हो और ये देख रहे हो कि वो वर्ड इस डॉक्यूमेंट में और दूसरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, उसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, अप्रोच है। ठीक है, तो जो है यहाँ न्यूमेरिकल अनोटेशन हो गया, फिर आप उसका क्या कर रहे हो, कंप्लीट एक सीक्वेंस बना रहे हो, एक वेक्टराइजेशन कर रहे हो। ओके, ये काम कर रहे हो, तो समहाउ व्हाट, ये काउंट वेक्टराइजर हो गया, वहां भी वेक्टर बनते हैं, टीएफ-आईडीएफ वहां भी वेक्टर बनते हैं, एम्बेडिंग के अंदर यहाँ पर भी आपको वेक्टर ही बन रहे हैं सब। एक जो है इनकी पीछे की मैथ्स भले ही अलग हो सकती है न्यूमेरिकल अनोटेशन करने की, जैसे टीएफ-आईडीएफ और काउंट वेक्टराइजर की अलग है, वैसे एम्बेडिंग की मैथ्स अलग होगी करने की। ओवरऑल इनको वेक्टर ही बनाने पूरे, दैट्स व्हाट दे हैव टू डू। ओके, चाहे आप चाहते तो एलएसटीएम ले सकते थे, सॉरी टीएफ-आईडीएफ ले सकते थे, चाहे काउंट वेक्टराइजर ले सकते थे, तो उनको उसमें कन्वर्ट कर लेते आप, वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते आप। लेकिन क्योंकि मुझे सीक्वेंस का डेटा चाहिए था, सीक्वेंस डेटा चाहिए था, ठीक, इसलिए मैं जानबूझकर एम्बेडिंग लेकर आया। ओके, यदि सिक्वेंशियल की बात नहीं करता मैं, तो एम्बेडिंग नहीं लेता फिर मैं, जस्ट टू हैव अ सीक्वेंस डेटा, क्योंकि मुझे एलएसटीएम यूज करनी है, बाई एलएसटीएम यूज करनी है। ठीक है, तो वो उनकी डिमांड होती है सीक्वेंस डेटा या टाइम सीरीज वाला डेटा जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चल रहे हो, इसलिए एम्बेडिंग का इस्तेमाल किया गया। नहीं तो मैं इन जनरल करना रहता तो मैं टीएफ-आईडीएफ या काउंट वेक्टराइजर ही उठा लेता, कोई इशू नहीं। एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इज अ टाइप ऑफ अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, इसकी कहानी पढ़ेंगे आगे। कन्वोल्यूशन 2D, ये भी फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, ये इमेजेस से फीचर एक्सट्रैक्ट करती है। पूलिंग लेयर, एक बार इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट करे उसमें से, ये डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक है एक्चुअली। ठीक है, ये डायमेंशन कम करती है, मैक्स पूलिंग लेयर। सीएनएन के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, और एलएसटीएम बाई एलएसटीएम भी आनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अपने तरफ से मैं आपको नोट्स में यहां पर बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा इनका। ठीक है, कॉन्कैटिनेट मुझे करना पड़ेगा, फ्लैटन करना पड़ेगा पहले मुझे। ठीक है, जो भी मुझे यहाँ कन्वोल्यूशन से पूलिंग से मिलेगा मैं उसको फ्लैट करूंगा, यानी 1D में कन्वर्ट करूंगा, 1D रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूंगा। फिर जो मुझे सीक्वेंस डेटा मिलेगा एलएसटीएम से, और जो मुझे डेटा मिलेगा कन्वोल्यूशन से, क्योंकि एलएसटीएम इट्स स्पेसिफिक टू द टेक्स्ट, एंड कन्वोल्यूशन एंड मैक्स पूलिंग फ्लैटन इज रिलेटेड टू द इमेज। तो ये जो दोनों मिलेंगे मुझे, एक्सट्रैक्टेड फीचर जो मिलेंगे, मैं उनको उठा के कॉन्कैटिनेट करूंगा, मर्ज करूंगा along a specific axis. Merging of multiple inputs and the outputs in a neural network can be done on the concatenation layer. उसका डेंस लेयर यूज करिए ट्रेनिंग पर्पस के लिए, इसमें वो न्यूरॉन वगैरह लूंगा, जो भी लेना है 128 है वट एवर, जो भी लेना है वो लूंगा और अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म करूंगा। ठीक, इसलिए मैंने इन लाइब्रेरीज को यूज करा। ठीक है, तो भाई ये काम हो गया, मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, टोकनाइजेशन मुझे करना है, प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट डॉट टोकनाइजर, ये मैंने लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, हियर इज माय डेटा, ये यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, आप अपना सेंटेंस ले लो, इमेजेस ले लो, ठीक है, लेबल ले लो, शफल कर दो, स्ट्रेटिफाई इक्वल टू लेबल, यानी इसी के करस्पॉन्डिंग मेरे को स्प्लिटिंग करना है।
20% का टेस्ट साइज ले लिया और रैंडम स्टेट 42 कर दी। ये मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कोड है। आई एम गोइंग टू स्प्लिट माई डेटा इंटू 80 एंड 20% रेशियो, ये करना चाह रहा हूं मैं। ओके, फिलहाल मैं जो इसने खुद से दे रखा है वैलिडेशन डेटा, ट्रेनिंग डेटा, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। एग्जिस्टिंग मैं जिस पर काम कर रहा हूं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, सो आई एम हैविंग डीएफ सेंटेंसेस, आई एम हैविंग इमेजेस, आई एम हैविंग द लेबल, ये मेरे पास है। मैं इस रेशियो में उसको डिवाइड करूंगा। व्हाट आई विल बी क्रिएटिंग, आई विल बी क्रिएटिंग ट्रेन टेक्स्ट, आई विल बी क्रिएटिंग test text, I will be creating train images, I will be creating test images, I will be creating train label and the test labels, ये सब क्रिएट करूंगा। ठीक है, ये अभी तक आप जो करते आ रहे हो, क्योंकि ये मल्टी मॉडल वाला काम है, आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जब करते हो तो आप लिखते हो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, इतना लिखते हो आप। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस बार इमेज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सिर्फ मैं टेक्स्ट टेक्स्ट वाले को स्प्लिटिंग नहीं, पहले ये होता था टेक्स्ट एक्स का एक्स ये मिल जाए, ठीक है, लेबल मिल जाए उनके, लेकिन अब आप ध्यान रखिए इमेजेस भी इंक्लूड करना है मेरे को, मल्टी मॉडल बनेगा। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होना चाहिए। ऐसी स्प्लिटिंग करो, और ये करने के बाद यूर टेकिंग द टोकनाइजर, आप टोकनाइज करिए टेक्स्ट को, फिट ऑन टेक्स्ट, यू आर taking a tokenizer and you are putting the train text into the tokenizer, fit on text। ये fit on text क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए, ये fit on text जो है, tokenizer का मतलब क्या होता है, what do you mean by tokenizer? ठीक है, this line initiates a tokenizer object the class to use to vectorize a text corpus। मुझे वेक्टराइजेशन करना है। ठीक है, टेक्स्ट को वेक्टराइज करना है, यानी कि टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अभी क्वेश्चन आया था ना कुछ देर पहले कि सर TF IDF यूज करो, काउंट वेक्टराइजर यूज करो, तो क्या करोगे आप, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो मैं टोकनाइजर से इनको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, यानी न्यूमेरिकल अनोटेशंस करूंगा, और फिर बाद में एम्बेडिंग लगा के इनको डेंस वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। दैट्स व्हाट आई कैन डू, ये काम रहेगा। तो आई विल बी गिविंग एन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इन द सेंटेंस, को एक इंटीजर वैल्यू से अनोटेट करूंगा उनको। ये कर रहा था ना यहाँ, ये बताया था आई गेस इस शीट पर बताया, माई नेम इस लिखा था, तो मैंने कहा था माई 0 नेम 1 इज 2 निर्मल 3। ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू से इनको अनोटेट करना, ये टोकनाइजर करेगा काम। और बाद में एम्बेडिंग में देखो, देके इनकी लंबी चौड़ी आप वो बना दोगे, वेक्टर बना दोगे, डेंस वेक्टर बना दोगे आप इनके, ये काम करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। Tokenizer to fit. Now this fit the tokenizer object into training data. It updates the internal vocabulary on the frequency of the words in the training text corpus. It is assumed to be list of text strings. Fit to text यानी कि आप जो ले रहे हो, अल्टीमेटली टोकनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। यहाँ तो आपने कॉल करा टोकनाइजर को, अब उठा के आपने ये टेक्स्ट इस टोकनाइजर के अंदर दे दिया कि भाई ये जो टेक्स्ट है इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर। तो देखिएगा अपनी वोकेबलरी लाइब्रेरी के हिसाब से ये वर्ड का ये अनोटेशन होता है, ये वर्ड का ये अनोटेशन बना देगा, साइज कैलकुलेट कर लेगा आगे, वोकेबलरी साइज, यानी कितने यूनिक वर्ड्स हैं मेरे पास अभी इसके अंदर, अभी करंट कंटेंट में। सो इट विल टेक कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट। वो 0 से चालू करता है इसलिए +1 लगा दिया, फिर बाद में वो क्या है ना, ये इंडेक्सिंग 0 से होती है तो जो है +1 कर दिया बाद में। सो ये जो वोकैब साइज है, this line calculates the vocabulary size. Tokenizer.word.index is a dictionary mapping and it is respective indices. By adding 1 to the length of this dictionary, we account for the special token index 0 representing a padding। एक पैडिंग भी जो है, पैडिंग वर्ड या जो भी आप कहें वो आप इस यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, ये वाली बात हुई। तो आपने टेक्स्ट को इंटीजर में न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करा और वोकैबुलरी साइज निकाल दिया। ठीक है, कि कितने क्या वर्ड्स आए, इज अ डिक्शनरी मैपिंग ऑफ द वर्ड्स टोकन्स टू द रेस्पेक्टिव इंडाइसेस। मैंने उसको मैप करना पड़ेगा ना, कि 0 का मतलब माय, 1 का मतलब नेम, 2 का मतलब इस, 3 का मतलब निर्मल। तो मैपिंग तो करोगे ना, टेक्स्ट में कन्वर्ट तो कर दिया, अब भाई मैप भी करो। ये काम हो गया। ठीक है,
Okay, let me stop the